हेलो दोस्तों। और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वुमन और मारा किसी एक घर की तरफ भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि वहीं पर। लेकिन वो तब से भागे ही जा रहे होते जब से कि बेकडूगन ने उनको वो एड्रेस बताया होता है। और मारा हाफते हुए कहते हैं कि वुमन तुम बहुत तेज हो और मेरा जो अंदर का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एक हिट ले चुका है, वो भाग ही नहीं पा रही हूँ मैं। और वुमन भागते हुए मन में सोच रहा था कि अगर अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी हो तो मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। और भले इसका मतलब कि ये पूरी दुनिया खून से भरनी पड़े, लेकिन मैं हर कोई इंसान जो कि इसमें थोड़ा भी जुड़ा हुआ होगा उसको मार डालूंगा। और तभी वो एक जगह का दरवाजा तोड़ता और कहता क्या ये यहाँ पर है। और जब वो नीचे आता तो कहता पिताजी और मम्मी। और तभी हम देखते कि उसके पिताजी भी पूरी तरह से खून से सने होते, उनपे मतलब कि कट वगैरह लगे होते। और सामने वही एक जो उन सामने वाले असेसन का लीडर होता है वो कहता कि ये मॉन्स्टर बास्टर्ड। और वुमन की मम्मी उसको देख रही होती है और वुमन बोलता है कि चलो और ये सब कुछ अब मुझ पे छोड़ दो मदर। और सामने हम देखते हैं कि वुमन के पिताजी और वो दोनों खड़े होते हैं। और ये दोनों ये बहुत ही ज्यादा इस स्टोन चैम्बर के अंदर एक खूनी लड़ाई लड़ रहे थे इतनी देर से। और शुरू में तो जो ये मास्क वाला बंदा है ये आसानी से जो वुमन के पिताजी उनको ओवर पावर कर रहा था, मतलब कि उनको रोके जा रहा था। लेकिन बाद में उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा जब वुमन के पिताजी का जो स्टेमिना था और अंदर की जो चीज थी वो बिल्कुल ही कम ही नहीं हुई इतने सारा देर तक उससे लड़ने के बाद भी। और उसके शरीर में एक तलवार घुसी हुई थी फिर भी। और जब उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी लिमिट तक पुश कर दिया था तो जो ये सामने वाला असेशन था इसको एक चांस मिला था जीतने का। लेकिन ऑफकोर्स ये तभी पॉसिबल था जब उसके जितने भी साथी थे वो उसकी मदद के बीच में मारे गए। और सामने वाला इंसान कहता ये सब खत्म हुआ और तुम जरूर अभी बहुत ज्यादा थक चुके होंगे अपनी एक उंगली हिलाने के लिए भी। और तभी वुमन उसकी तरफ आता कहता रुक जाओ। और सामने वाला बंदे कहता तुम। और वुमन अपनी तलवार चलाता है और सामने वाले बंदे की दोनों आंखें ही काट डालता है। और फिर वुमन अपने पैर से उसके पेट के अंदर एक लात मारता है ची का इस्तेमाल करते हुए। और वो बंदा अपना पेट पकड़ता है और मन में सोचता है कि नहीं मैं देख नहीं सकता। और साथ ही में मेरा डेंटियन डेंटियन मतलब कि जिस शरीर के हिस्से के अंदर वो लोग अपनी ची को इकट्ठा करते हैं पेट जैसी जगह पर। और वो खत्म हो गई और वो कहता नहीं। और वो जोर से चिल्लाता मेरी आंखें। और तभी वुमन कहता पिताजी। और उसके पिताजी घुर्राए जा रहे होते और कुछ बोल नहीं पा रहे होते। वुमन कहता ये मैं हूँ पिताजी। और तभी उसके पिताजी होश में आते और वो कहते कि वुमन और हमारे बेटे और तुम्हारी जो मदर थी। और तभी वो दोनों रोने लगते और एकदम से वो जोर से रोने लगता और कहता जिन जिन मर। लेकिन तभी उसको आवाज आती कि मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। और वुमन के पिताजी कहते क्या और तुम जिंदा हो डार्लिंग। और आगे वो उसको बोलते कहते तुम ठीक तो हो ना। और एकदम से उसकी जिन जिन बोलती है कि हाँ शांत हो जाओ। और वुमन मन में सोचता है कि ये चलो अच्छी बात है और ये सच में बहुत ही ज्यादा ठीक हुआ। और तभी वो वुमन के पिताजी उसको गले लगा के रोने लगते हैं और वुमन की मम्मी बोलती है कि तुम मुझे मार रहे हो यार। और तभी मारा भी वहां पर आती है और वो सब देख रही होती है। और हम देखते हैं कि ऊपर से कोई चीज बंद हो जाती है। और वुमन के पिताजी कहते नहीं। जिन जिन कहते कि ये तो एंट्रेंस खत्म हो गई यार। और वुमन कहता क्या ये कोई जाल था। और तभी हम देखते हैं कि उनके एंट्रेंस के ऊपर तो एक बहुत बड़ा जैसे लोहे की चीज पड़ी होती है। और हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है कि मुंह होन आखिर क्या हुआ। और एक बंदे ने एक लीवर खींचा होता है और कहता है ये शर्म की बात है लेकिन चीजें थोड़ी सी अभी गलत जा चुकी है। और जो वुमन का पिता था सोंग डाई वुंग उसका मार्शल आर्ट हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा अच्छा था। और उसके सिवाय मैंने ये भी देखा कि वुमन यहाँ पर अंदर जा रहा था जस्ट इससे पहले कि मैं यहाँ पर आया। और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि हम चीजों को शांति से निपटा पाए। जू रियोंग होती वो कहती तुम बास्टर्ड। और जो हमारे इनविजिबल व्हाइट लोटस के जितने भी ग्रुप के मेंबर है वो अभी भी वहां पर है और तुमने हमारे एग्जिट को भी बंद कर दिया। तो वो मुंहन कहता है कि लेकिन वो लोग ऑलरेडी सेंग डाई वुंग मतलब कि वुमन के पिताजी के वो मार्शल आर्ट से मर चुके हैं तो अभी उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोरियोन कहती कि क्या आखिर मैं तुम्हारे शब्दों पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जबकि मेरी बहन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा अजीब बनती जा रही तुम्हारे कारण ही। तो सामने वाला इंसान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम चीजों को ज्यादा खींचेंगे तो जो संग वो मून है वो यहाँ पर एक भागने का रास्ता ढूंढ लेगा। और तभी वो एक लीवर खींचने लगता है और कहता चलो और इस चैम्बर को उड़ा देते और इससे यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से और शांति से मर जाएंगे। तभी जूरियोंग अपनी तलवार निकालते हुए कहते तुम बास्टर्ड तुम अब अपनी मर्जी से जो चाहो वो नहीं कर सकते। और तभी वहां पर हेइरोंग आती है और कहती क्या हुआ। और मैंने अभी देखा कि जो एंट्रेंस है अभी पूरी तरह से बंद हो गई। जूरियोंग कहती कि सिस्टर ये मुहन। तो मोहन बोलता है कि तुम बहुत ही सही समय पर आए और मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। और थोड़ी देर बाद में जो हैरियंग होती है वो बोल देते कि ओ ऐसी बात है। और सच में तो हमारे जितने भी इनविंसिबल व्हाइट लोटस ग्रुप के जो मेंबर है अब कोई जिंदा नहीं बचा है। और मैं भी हमारे किसी परिवार मेंबर जो कि हमें फॉलो कर रहे थे मुझे और उनको मैं जिंदा ऐसे गाड़ना तो नहीं चाहती हूँ। और वो मोहन कहता बिल्कुल और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। और जो हेरियोंग होती है वो मन में सोचती है कि तो इसका मतलब अब उस चैम्बर के अंदर जो लोग जिंदा है वो बस जिन जिन उसका पति और साथ ही में वुमन है। और वो कहती है कि ठीक है चलो तो चैम्बर को फोड़ डालो। जूरियोंग कहती है कि सिस्टर। और तभी हेरियोंग कहती है कि जो कुछ छोटी चीजें होती है उनका बलिदान हमें देना होता ताकि हम बड़ी चीजें हासिल कर सके। और ये हमारी जिंदगी का एक रूल है और तुम्हें भी अपने दिल को कड़क करना होगा जूरियोंग। और जूरियोंग कुछ बोल नहीं पाती फिर। और आगे वो मुंह होन कहता है कि ठीक है चलो तो ये अब मैं इसको ऐसे समझूंगा कि तुम्हारा डिसीजन ले लिया गया। और वो उस लीवर को नीचे करता है
और जैसे चिंगारियां हो रही होती वुमन ऊपर देखता और कहता क्या। और तभी जिन जिन कहते क्या ये लोग इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने वाले और धमाके से फोड़ने वाले। और वुमन के पिताजी कहते ये सभी बास्टार्ड्स। और तभी हम देखते हैं कि वुमन ऊपर की तरफ अपनी तलवार से हमला करता है लेकिन कुछ असर नहीं होता है। वो मन में सोचता है कि ये मेरी फेरी स्पिरिट्स वॉर से भी ये जगह टूट नहीं रही है और ये जगह अंडरग्राउंड है, तो हमें पता नहीं कि आखिर यहाँ पर ऊपर की तरफ कितने ही पत्थर होंगे। और तभी हम देखते हैं कि वुमन के आसपास से ऊपर से जगह गिरने लगती है और वो लोहे की चीज भी। और तभी वुमन के पिताजी जिन जिन को गले लगाते और कहते जिन जिन, और तभी उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। जिन जिन कहती हनी, और तभी वुमन बोलता है कि मदर फादर। और वो उधर पत्थरों को काटे जा रहा होता है और वो मन में सोचता है कि तुम्हें सोचना होगा वुमन जल्दी, और यही एक रास्ता है मदर फादर और मारा तीनों को बचाने का। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से वो लोहे की चीज भी गिरती है और फिर हम बाहर की तरफ देखते हैं कि वो पूरी झोपड़ी ही फट पड़ती है और उसमें से बस 3 ही लोग निकल के आते हैं। वो होते जूरियोंग, हेरियोंग और साथ ही में मोहन। और जो हेरियोंग होती है वो मन में सोचती है अभी मेरा दिल बहुत ही ज्यादा हल्का लग रहा है जब मैंने उस कुतिया को मार दिया और अब मैं उसको वापस कभी नहीं देखना चाहती और ना ही उसका बेटा। और अब बस एक ही चीज बची है और ये है ये जो बेनामी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये मोहन एक हिस्सा है, और वो जल्दी से जल्दी एकदम उस पाम एम्परर को मारने में सक्सेसफुल रहे। और हम देखते हैं कि कहीं पर 2 दिन के बाद का सीन जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि जो आयरन ब्लेड हाउस था उसको 2 शॉकिंग सच्चाई का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जो इनके लीडर थे मोहन, और वो एक व्हाइट लोटस ग्रुप को कहीं पर लेकर गए थे जो कि सील्ड माउंटेन सेक्ट को हराने के लिए, लेकिन वो वापस हार कर आए। और ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ 150 लोग थे जिनकी जान चली गई और उनके बीच में बैक बियॉन हुन भी था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग यहाँ पर बस उन्हीं लोगों से ये ग्रुप बना हुआ था जिसमें बहुत ही ज्यादा करीबी लोग थे इस परिवार के, और ये बहुत ही ज्यादा इनके लिए बेकार चीज थी। और दूसरी चीज ये थी कि जो जिन जिन और उसका पति और साथ ही में वुमन ये तीनों अचानक से कहीं गायब हो गए थे। और ऑफकोर्स ये फैक्ट कि उन तीनों के साथ में कुछ बुरा हुआ है वो और किसी को नहीं पता था, बस उन्हीं लोगों को पता था जो कि हेरियोंग के साथ में जो एल्डर्स थे मिले हुए वो लोग। और इसी तरह से 2 और दिन चले गए और मीटिंग जो कि बड़े बड़े परिवारों के बीच में हुई थी उसमें ऐसा कहा गया था कि जो मोहन है वो यहाँ पर जितने भी ये हार वगैरह हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपनी पोजीशन को छोड़ के नीचे उतर जाए। और जो मोहन था उसने कुछ मना नहीं किया और सब चीज़ों के लिए एग्री कर दिया। और बाद में जो अगला लीडर था वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से डिसाइड हो गया था। और जो हेरियोंग का सबसे बड़ा बेटा था बैकडूगन, उसको ऐसे चुन लिया गया था एक नए लीडर के रूप में। और भले वो नौजवान था लेकिन ये ज्यादा सही रहेगा कि अगर जो मोहन का बेटा होता वो अगला लीडर बनता, लेकिन उसके पास में कोई बेटा था ही नहीं और उसके पास में बस एक बेटी ही थी जिसका नाम ये था। और इसी के साथ में एक और दिन चला गया और हमें बताया जाता कि क्लैन की थोड़ी स्पिरिट बढ़ाने के लिए जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हार से दुखी हो चुका था और इसीलिए एक सेरेमनी मनाई जा रही थी और इसीलिए जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स थे उनको बुलाया गया था। और हम देखते हैं कि कहीं पर जो वो बच्चे होते हैं वो मुक्का मारते कहते कि अरे यार, और जो गुनहगार है वो हमें अच्छे से पता है और क्या हम लोग बस ऐसे बैठे रहेंगे क्या। और हम देखते हैं कि उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर कि वो मन में सोच रहा होता है कि जो गुनहगार थे वो हेरियोंग और जूरियोंग है। और वो कहता है कि मैंने क्लियरली तब सुना था और जो विलन से वो बैक हेरियोंग और जूरियोंग है और उन लोगों ने पक्का दूसरों को मार दिया है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे हमने माता पिता को ही खो दिया हो अपने। और एक बंदा मन में सोच रहा होता है कि जो गुनाह है वो मेरी बहन वो पूरे समय बाहर से रो रही थी और जो हेरियोंग और जूरियोंग तुमने मेरे ब्रदर के साथ में ऐसा किया और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग ऐसे ही सोचे जा रहे होते और वो सोच रहे थे अगर हम बस थोड़े ताकतवर होते। और एक बंदा कहता चलो यहाँ से चलते, और अभी इंडक्शन सेरेमनी का समय हो चुका है। और कोई कहता कि हाँ, और हम लोग भी यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह बैठे नहीं रह सकते। और तभी हम देखते हैं कि कहीं पर कोई बोल रहा था कि मैं तुम्हें लीडर का टाइटल देता हूँ और द मर्सिलेस आयरन ब्लेड। और कोई कहता कि थैंक यू। और इसी के साथ में हम देखते कि जो बैकडूगन होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है और कहता कि मुझे यहाँ पर आयरन ब्लेड हाउस के ये सब कुछ इनहेरिट करना चाहिए और साथ ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हेड बन के सब संभालने की। और हेरियोंग मन में सोचती चलो, और इस अब से तो मैं ये आयरन ब्लेड हाउस की बेसिकली हेड बन चुकी हूँ। और इसी के साथ में ये सेरेमनी चल रही होती है और वुमन के जो वो बच्चे होते हैं वो भी उनको देख रहे होते हैं। और हेरियोंग मन में सोचती कि हाँ ये वुमन के जो कचरे है और अभी तुम लोग मुझे ऐसे घूर कर कुछ नहीं कर सकते। और वो कहते 1 मिनट रुको, और आखिर वो लोग मुझे क्यों घूर रहे, और बाय एनी चांस क्या इन बच्चों को पता है कि आखिर उसके बारे में कुछ। और जो वो अनाथ बच्चे होते हैं वो उस हेरियोंग को घूर रहे होते और हेरियोंग मन में सोचती कि हाँ वो मन के कचरों कहीं को, और तुम लोग मुझे घूर कर कुछ नहीं कर सकते। और वो सोचते 1 सेकंड रुको, और आखिर वो लोग मुझे घूर क्यों रहे, और बाय एनी चांस क्या उन बच्चों को कुछ पता हो सकता है। और आगे वो पीछे खड़े एक आदमी से कहते कि चलो, और जब ये सेरेमनी पूरी हो जाए तो एक अच्छा मौका ढूंढना और बाद में यहाँ पर ये जितने भी सॉन्ग फैमिली के ये लोग थे उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको मार देना, भले वो लोग नौकर हो या गार्ड्स हो दोस्तों। तो वो एक बंदा कहता यस मैम। और बाद में हेरियोंग मन में सोच रहे थे कि बस एक ही इंसान जो कि जिसकी मुझे चिंता हो रही थी वो था कि बैक सेंग, और उसकी लंबी जिंदगी का अंत भी जल्दी होगा पाम एम्परर का, और यही वो अंत है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि तभी वहां पर जो वुमन के साथ में टाइगर होता है वो भागते हुए आ रहा होता है और वो एकदम से उस हेरियोंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक जो बंदा होता है वो अपनी तलवार चलाकर उसको काट देता है।
और दूसरे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं इयुन, और जो इयुन होती है वो जमीन पर गिर जाती है। एक बंदा कहता है 1 मिनट, ये तो वही है ना वू मून का व्हाइट टाइगर। और दूसरा बंदा कहता है 1 मिनट, लेकिन ये पूरे उस परिवार के साथ में मर नहीं गया था क्या? और जो ये होती है वो मन में सोचती इयुन। और तभी वो बंदा कहता तुम बच्चे, और क्या तुम अपने मालिक के कारण पागल हो गए क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बाहर आकर घुराने की? और लेकिन वो और मारे जा रहा होता इयुन को। और जो हैरियोंग होती है वो मन में सोचती कि सारी चीजें, हर एक जिसके भी उस जिन से थोड़ा बहुत भी रिलेशन है, वो सारी चीजें मुझे दर्द ही दे रही है, दिमाग खराब कर रही है सिर दर्द देकर। और जो इयुन होता है वो अभी भी घुर्राया जा रहा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये संग वुमन का जो ये सफेद वो टाइगर का बच्चा वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, और ये बस हैरियोंग के पीछे ही जा रहा है जानबूझकर। और जो ये होती है वो कहती है इयुन आखिर क्यों? और तभी एक बंदा कहता है 1 मिनट, और इयुन ना, और मुझे लगता है कि उसको कुछ पता है। और दूसरे लोग भी कहते हैं कि हम बस इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और ये सारे वही अनाथ बच्चे होते हैं। और तभी कोई कहता तुम कचरो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और अभी के अभी तुम्हारी तलवारों को साइड में रखो। और जो वो सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमें ये ठीक रहेगा कि भले हमें बाद में कोई चांस ना मिले, लेकिन हैरियोंग और जूरियोंग, तुमने हमारे सोंग फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स को मार दिए, जिनको कि हम नौकरी करते थे और जिनके हम सेवा करते थे। और हम लोग तुम्हें यहीं पर मार देंगे इसी वक्त, और भले ये आखिरी चीज हो जो हम करेंगे। और हैरियोंग मन में सोचते आखिर आखिर इन सभी कचरों को हमारा सीक्रेट कैसे पता चल गया? और तभी जो हैरियोंग होती है वो बेगडू गन को देखते और सोचते आखिर ये कैसे हुआ? और तभी बेगडू गन अपनी तलवार निकालता और कहता ये सारे बास्टर्ड, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, और साथ ही में मेरी मम्मी की, लीडर की मम्मी, और आखिर तुम कर क्या रहे हो? और सभी लोगों को तुरंत मार दो। और जो वो गार्ड होता है वो तलवार चलाते कहते हाँ, और तुम सभी भिखारी हो, अब मरो। और जो वो बच्चे होते हैं वो भी उसकी तरफ जाते कहते कि भले हम लोग यहाँ पर मरे, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं होगा। और तभी किसी की आवाज आती है कि रुक जाओ, और ये होता है वूमन, और वो वहां पर एक एंट्री लेकर आ जाता है। और यून भी उसको देखती है। और जो सारे लोग होते हैं वो देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं वूमन, और वो जिंदा है। और जो ये होती है वो कहती है कजन। और जो जूरियोंग होती है वो कहती नहीं। और जो लीडर होता है वो कहता है हाँ सम वूमन। और हैरियोंग कहते आखिर ये बच्चा जिंदा कैसे है? और वुमन कहते तुम लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके होंगे ना, क्योंकि कोई ऐसा जिसको कि तुम लोग सोच रहे थे तुमने पक्का मार दिया और वो जिंदा बच के वापस आ गया, हाँ कजन। और इसी के साथ में हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते जहाँ पर कि वुमन सोच रहा होता कि तुम्हें कुछ करना होगा वुमन, और इसी तरह से तुम मदर फादर और मारा को बचा सकते हो। लेकिन तभी वो ऊपर से वो लोहे की चीज गिरती है और वो मन में सोचता मुझे जल्दी सोचना होगा, और चलो, और मुझे ये सेलेस्टियल ब्रश स्वॉर्ड स्टाइल के मूवमेंट का इस्तेमाल करके हर किसी की रक्षा करनी होगी। और जो तीसरा कंप्लीट मूव है ब्रश स्वॉर्ड स्टाइल का, और फोकस करना होगा, और एक फोकस करके मैं एक पल को कई घंटों में बदल सकता हूँ मेरे लिए। और गोल्डन कैसल आयरन की जो वॉल है ये पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार चलाता है और जो वो लोहे की चीज गिर रही होती है उसको काटने लगता है। और जो जिन होती है वो देखते हो मन में सोचते ये तो की ऑफ डेस्परेशन है, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसकी लिमिट से पार जा चुका है, और ये एक स्पिरिट डिमन के, और अब ये एक स्पिरिट डिमन के लेवल तक पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि वुमन अपनी तलवार चलाए जा रहा होता है और वहां पर कट मारे जा रहा होता है। और जिन मन में सोचते कि जो एनर्जी स्वॉर्ड है वो उसने अपनी आत्मा जैसे उसमें पूरी डाल दी, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके तलवार चला रहा है। और जिन कहती नहीं, और अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो तुम मारे जाओगे। और वहां पर वुमन अपनी तलवार चलाए जा रहा था और मारा पीछे से आते हुए कहती चलो, और मैं भी अपनी चीज तुम्हारे शरीर में डाल रही हूँ। और वुमन कहता थैंक्स मारा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन जैसे वो तलवार चलाकर पूरे एक शील्ड ही बना देता है, और वो मन में सोचता मैं इधर हार नहीं मान सकता। और मारा की भी चीख खत्म होने लगती है और दोनों के मुंह से खून निकल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ऊपर से वो लोहे की चीज होती है वो पूरी खुलकर साइड में गिर जाती है, और वुमन वहां पर रुक जाता है। मारा कहती कि वुमन ये काम हो गया। वुमन कहता थैंक्स मारा, और तुमने बहुत मदद की। और इसी के साथ में वो बेहोश होकर गिर जाता है, और वुमन की मम्मी उसका नाम चिल्लाती है, और मारा कहती है कि वुमन बस बेहोश हुआ है, बाकी सब ठीक है। और वुमन की मम्मी कहती मारा, और बाद में मारा कुछ दवाइयां निकालते हुए कहते कि ये जो असेसियंस का बेसिक ट्रीटमेंट है और मैं अब ये तुम्हारे ऊपर शुरू करने वाली हूँ। और इसी के साथ में वो जिन वगैरह को अपने ट्रीटमेंट देती है। और आगे हम देखते हैं कि मारा वो वुमन के पिताजी को देखते हुए कहती है जो बालू है वो बेहोश हो गया, लेकिन उसकी जो मसल्स है वो अपने आप से हील हो रही है। जिन कहती कि भले ही हम लोग ये बोले कि उसकी बॉडी अपने आप हील हो रही है, लेकिन मारा वो जरूर मर जाता अगर ये तुम्हारे ट्रीटमेंट के कारण नहीं होता, और मैं सच में बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। और मारा वहां पर देखते हुए कहती ये इंसान जिस इंसिडेंट के पीछे है वो, और इसी के साथ में वो सोच रही होती है हैरियोंग के बारे में और गुस्सा हो रही होती है, और मन में सोचती क्या यही है जिसे लोग गुस्सा बुलाते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब वो घर वगैरह टूट चुका होता है और वुमन उठता है और कहता मारा आखिर पेरेंट्स का क्या हुआ? मारा कहती दोनों ठीक है और सो रहे और उनको ट्रीट किया जा रहा है। और वुमन कहता थैंक गुडनेस और थैंक्स मारा। और वो मन में सोचता है कि हम अभी एक हील होने का एक ही रास्ता है और मेरे डैमेज हुए डेंटियन को। और तभी हम देखते हैं कि वो उसी एलिक्सर का एक और बूंद पी लेता है, और जब वो ऐसा करता है तो वो वापस ध्यान लगाने लगता है और सोचता है कि अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर का जो आर्ट है वो मेरे डेंटियन को हील कर देगा। और आगे कहता मारा तुम्हें भी इसमें से एक बूंद पीनी चाहिए और इससे तुम्हारी मदद होगी। और वो मन में सोचता है अगर ये मारा है तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, और मारा भी उसमें से एक बूंद पीती है और वो भी ध्यान लगाने लगती है।
आगे हम देखते हैं कुछ समय के बाद में वुमन बोलता है कि मदर फादर, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है और जो मारा का इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है। और आगे वो रोते हुए कहता है कि ये एकदम अच्छे से काम कर रहा है। और तभी वो अपने दोनों हाथ उनकी तरफ करता है और वो सोचता है कि चलो इतनी ची के साथ में मैं अभी अगले कुछ दिनों तक टिक सकता हूँ, और अगर मैं अपनी ताकत को मारा के साथ में कंबाइन करूँ तो हम इस जो ऊपर से जितनी भी चीजें गिरेगी उनके सामने रुक सकते हैं और ऊपर की तरफ हॉल कर सकते हैं और बैक है जोंग, और जब मैं जिंदा लौटूंगा तो मैं तुम्हारी सारी चीजों को खत्म कर दूंगा भले कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ में हम 5 दिन बाद का सीन देखते हैं, जबकि वुमन वहां पर वो खोद कर बाहर आ जाता है और कहता चलो जल्दी से और ये काम हो गया। और अभी हम नोबल लीग के व्यापारी ग्रुप जहां पर की सियोन होती है वहां का सीन देखते हैं, जहां पर कि कोई बोलता है कि नहीं, और आखिर तुम सभी लोगों को इतनी चोट क्यों लगी हुई है और जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। वुमन कहता है कि कामरेड, और चलो मुझे मेरा मानना है कि तुम ठीक तो हो ना। और सियोन कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर तुम लोगों को क्या हुआ, और कामरेड और आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो। वुमन कहता है कि मेरे पास में अभी ज्यादा समय नहीं है तो इसीलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और थोड़ी देर बाद में वुमन बोलता है कि बस ये सारी चीजें हुई और अब इसके बाद में मुझे तुमसे एक एहसान मांगना है। सियोन कहते हैं आखिर वो क्या है। और तभी वुमन पीछे जाता है और उसके मम्मी पापा और मारा तीनों के गले पर मारकर उनको बेहोश कर देता है। और आगे वो कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा तो तुम मेरे परिवार का मेरे लिए ध्यान रखना, समझ गई। सियोन कहती नहीं, और ये तो लापरवाह है अकेला जाना। वुमन कहता नहीं, ये लापरवाह नहीं है और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या। तो सियोन कहते नहीं, मुझे तुम पर भरोसा और इसीलिए तुम ये मत करो, मतलब कि तुम्हारे नाना जी पाम एम्परर से भी तो बात कर सकते हो जब तुम्हें उनसे अगली बार मिलोगे। तो वुमन कहता है कि नाना जी ने मुझ पर भरोसा किया था और चले गए थे इसलिए मुझे ये करना ही होगा। सियोन कहती तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी, और 2 हाथ से तो 4 हाथ बेहतर ही होते नहीं। वुमन कहता है कि ये और भी ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे साथ में जाना अकेले जाने से, तो क्योंकि अभी अभी तुम मेरे लिए बस एक बोझ जैसी रहोगी जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और सियोन रोते गिरी तो, और वुमन मन में सोचा कि अगर मैं उससे इस तरह से बात नहीं करूंगा तो वो मुझे फॉलो करेगी किसी भी कीमत पर, और बस तुम इंतजार करो हे जोंग, और मैं जल्दी आकर तुम्हें क्रश कर दूंगा। और ऐसा बोलते हुए हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। जो सियोन होती है वो बोलती होती है कि चलो मुझे भी अपने साथ में लेकर चलो तब तो, क्योंकि 4 हाथ 2 हाथ से तो बेहतर ही होते। तो वुमन बोलता है कि नहीं, तुम्हारे साथ में जाना तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा अकेले से जाने से भी, क्योंकि मेरे लिए अभी तुम बस एक बोझ हो जिसका कि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और सियोन कुछ बोल नहीं पा रही होती और वुमन मन में सोचता है कि अगर मैं उससे इस तरह से बात नहीं करूंगा तो वो मुझे किसी भी कीमत पर फॉलो करेगी। सियोन कहती है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है और अब तो मैं तुम्हारे साथ में जाने की जिद भी नहीं कर सकती क्योंकि तुमने अभी भी वो कहा। तो वुमन उसके सिर पर हाथ रखते हो कहता तुम समझदार हो तो इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरी बात समझ पाओगी, और चलो और मैं तुम्हें पता चलेगा उससे पहले वापस भी आ जाऊंगा, तो प्लीज हो सके वो सारी चीजें इधर करने की कोशिश करना और जब तुम इंतजार करो। सियोन मन में सोचे कि मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन फिर भी तुम्हें सुरक्षित आना होगा, लेकिन क्योंकि तुम कोई ऐसे हो अब जो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो, बहुत ही ज्यादा कीमती। और वुमन वहां से जाते हो तो चलो और मैं यहाँ पर जाकर उन सभी लोगों के लिए सब कुछ बिगाड़ कर आता हूँ और बाद में वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। और अभी हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हैरियोंग बोलती कि ओए और आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो। वुमन बोलता है कि तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होगी ना, क्योंकि कोई ऐसा जिसको कि तुम सोच रही थी कि वो मर चुका है और तुमने मार ही डाला है और वो जिंदा बच के आ गया। हाँ कजन। तो हैरियोंग कहती कि तुम सच में एक किसी कॉकरोच से भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाले हो, और किसने सोचा होगा कि तुम वापस जिंदा आ जाओगे। तो जो जूरियोंग होती है वो कहती सिस्टर, और वो मन में सोचती कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही है और सभी लोगों के सामने अपने गुनाह उसने कबूल कर दिया यार देखा जाए तो, और ये इडियट कहेगी। और सभी लोग दूसरे जो होते हैं वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता और आखिर क्या इसका मतलब। तो जो वो पीले बाल वाला बंदा होता है जिसके हाथ में पंखा होता है वो मन में सोचता है कि मैंने उसको एक ऐसा ड्रग खिलाया था जिससे कि वो अपने खुद के जो खून है मतलब कि खुद के रिश्तेदार उनको भी मार सके और उसको ज्यादा कुछ मतलब ऐसे मन में लगे ही ना, और इसके जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा ग्रेट था और उसके कारण ये सारी सिचुएशन हो रही है। लेकिन अभी के लिए तो ये सही रहेगा क्योंकि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है और सभी लोगों को पता है कि जो हैरियोंग है वो बेक जिन और ये वुमन वगैरह इनके परिवार से नफरत करती है, तो उसका वापस इनको जिंदा देखकर गुस्सा होने का जो रिएक्शन है इसको एक बहुत ही ज्यादा ठोस सबूत के रूप में नहीं गिना जा सकता। आगे हम देखते हैं कि हैरियोंग एक गहरी सांस लेती है और वो सामने वाला पीले बाल वाला बंदा मन में सोचता है कि हाँ, और बेक हैरियोंग वो इनक्रेडिबल है यार, और वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बाद में उसने उस ड्रग के असर को एकदम से खत्म भी कर दिया और अपने आप को शांत भी कर दिया। एक बंदा कहता नहीं नहीं और नामुमकिन, और तुम जिंदा थे। और वुमन बोलता है कि हाँ सॉरी तुम लोगों को चिंता कराने के लिए यार। और एक बच्चा बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप मर सकते हो। दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ, और आखिर उनको लगता है क्या कि हमारे मास्टर है कौन। और पहला वाला कहता है तो बाय एनी चांस क्या दूसरे लोग भी जिंदा है, और क्या सभी लोग जिंदा है। वुमन बोलता है कि हाँ वो लोग जिंदा है तो तुम चिंता मत करो, और सभी लोग बोलते हैं कि कितनी अच्छी बात है और आपस में रो रहे होते। और वुमन ने यून को अपने हाथों में उठा रखा होता है और फिर वो अपनी ची उसमें डालते कहता है सॉरी यून, और तुम एक इंसान नहीं हो तो मुझे पता नहीं कि आखिर मैं अपने ये सेलेस्टियल मास्टर के इमोर्टल आर्ट से तुम्हारे घाव को ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। और यून मियाओ मियाओ कर रही होती बिल्ली की तरह, और वुमन को देखता और कहता एक मिनट, और मैं उसके शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर को ऐसे देख पा रहा हूँ जैसे कि ये मेरी ही बॉडी हो,
और क्या ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर फेनोमेनन है, तो इसका मतलब कि इयुन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ में वुमन बोलता कि ओए, और बैक है रियोंग, और जिन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ में चाल चली होती है वो किसी और पर भी भरोसा कर नहीं सकते, और उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि दूसरे सारे लोग भी उनके सामने चाल चल रहे होंगे, और इसीलिए वो पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहते। हैरियोंग कहती, और वुमन कहता है कि जो तुम लोगों ने हमारे लीडर बैक मूहून को अपनी जगह से हटाने के लिए जो वो हार हरवाई थी उनको जानबूझकर, और बाद में अपने बेटे को हेड बना दिया था, और जिस इंसान ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था इसमें, और वो था इनविंसिबल व्हाइट लोटस बैटेलियन का जो लीडर बैक ब्यूम हुन। और वो सभी लोग बोलते क्या, और आगे वुमन बोलता है हाँ, लेकिन लगता है कि उसे तुम पर भरोसा नहीं था और इसीलिए जो लेटर तुमने दिया था अपने ऑर्डर के साथ में उसको जलाने की जगह उसने सुरक्षित रख दिया, और मुझे तब मिला जब मैं उन लोगों के सुराग ढूंढा था जिन्होंने कि मेरे परिवार पर हमला किया। और अब जब सभी लोगों का ची लेवल काफी ज्यादा हाई और सबकी नजरें भी अच्छी खासी है, तो मैं पक्का कह सकता कि तुम लोगों को भी ये लेटर अच्छे से दिख रहा होगा। और हैरियोंग और जूरियोंग गुस्सा हो रही होती है और बोलती क्या, और एक बंदा कहता एक मिनट, तो दूसरे जो लोग इस सेम चीज के पार्ट है और उन लोगों ने लीडर और उसकी पार्टी को ट्रिक किया और बाद में ऐसा नाटक किया कि वो दुश्मन के जाल में फंस चुके और मर चुके, और ऐसा करने के बाद में वो लोग सीक्रेट में आए और ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। और एक बंदा कहता नामुमकिन। दूसरा बंदा कहता किसने सोचा होगा कि ये जो हैंड राइटिंग और स्टैम्प है वो भी एकदम बराबर है हैरियोंग की। और एक बंदा कहता तो जिन लोगों को ये लेटर मिला था उन लोगों ने मरने का नाटक किया जबकि वो दूसरे लोगों से अलग होकर कहीं और जा रहे थे, और बाद में इसीलिए हमारे जो आयरन ब्लेड के जो हाउस है वो इतने ज्यादा बुरी तरह से हार गया। और एक आदमी कहता हाँ, और आखिर ये सब क्या है। तो तभी हैरियोंग कहती कि शट अप, और एक हमला करती है, और वो ची वाला हमला उस बुढ़े आदमी की गर्दन काटने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा एक हमला आकर उसको रोक देता है, और वो बुढ़ा आदमी कहता है लेकिन ये क्या। वुमन बोलता है कि मैं उन लोगों को नहीं खो सकता जो अब आखिरकार मुझे बैकअप देना शुरू हुए और मेरे साथ में फॉलो कर रहे मुझे। और हैरियोंग कहती हाँ अभी नहीं। और वो मन में सोचती जो एल्डर्स जिन्होंने कि मेरे साथ में ये सारी चीजों की प्लानिंग की थी वो अभी धीरे धीरे भटकने लगे और वो अभी मेरा पीछा छोड़ने वाले, और मुझे हो सके उससे पहले कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो मुझसे पूरे पीठ मोड़ ले। और आगे वो मन में बता रही होती ची का इस्तेमाल कर कि अभी मैं वॉइस ट्रांसमिशन इस्तेमाल करूंगी, तो तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, और अगर तुम अभी मुझे छोड़कर पीछे हट गए तो मैं तुम सभी लोगों के करप्शन को एक्सपोज कर दूंगी। और हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये फैक्ट कि ये जो हार है ये सीक्रेटली हुई है, और अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो ये सारी चीजों के साथ में मैं तुम्हें भी अपने साथ में नर्क में लेकर जाऊंगी। और वो दूसरे जो कुछ एल्डर उसके साथ में मिले होते जिनको ये सुनाई दे रहा होता है वो लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और तभी जो अभी वाला लीडर होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में फैमिली का हेड बनने की इतनी ज्यादा जरूरत थी, तो आपको बस मुझे बोल देना चाहिए था, और तो मैं अपनी मर्जी से ही आपको ये हेड की पोजीशन दे देता। और आखिर आपने इन जैसे इससे ऐसे कभी माफ ना किए जा सकने वाले गुनाह क्यों किए। और हैरियोंग और जूरियोंग अभी भी वो सुनने जा रही होती। वो उन मन में सोचता है कि जो पहले वाला हमारा लीडर था वो बहुत ही ज्यादा दयालु और जेंटल था, और इसीलिए वो अपने दोनों बड़ी बहनों को फिक्स नहीं कर पाया जो कि अपनी ताकत का अब्यूज कर रही थी। और एक बंदा कहता बैक हैरियोंग, और क्या तुमने सच में ये किया था। दूसरी एक औरत कहती कि तुम बेदर्द इंसान कही की, और आखिर तुम अपने ही परिवार को कैसे मार सकती हो। और दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि मेरा बेटा वो उन 20 लोगों में से जो कि अभी मरे, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और कोई बोल रहा था कि आंटी और तुम्हें एकदम सही सजा मिलेगी जो कि आपने मेरे बड़े भाई के साथ में किया है। और क्या तुम सच में ये बोल रहे हो कि ये सब सच है। और जो बेगडुगन होता है वो बोलता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, और तुम लोग तो एक बेवकूफ की तरह एक्ट कर रहे हो जो कि इस वुमन नाम के बच्चे की बातों में आ गए हो। और एक बंदा कहता है ये सारी बकवास, और क्या तुम देख नहीं सकते वो लेटर जो कि वुमन के हाथ में है, और ये इसमें लिखा हुआ है, और ये बैक हैरियोंग की हैंड राइटिंग एकदम उसके स्टैम्प के साथ में दिख रही है। बेगडुगन कहता तुम, और एक नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए कहता सच बताओ, और ये मेरी जो मम्मी का जो स्टैम्प था वो अभी कुछ समय पहले चोरी नहीं हो गया था जब एक चोर हमारे घर में आ गया था, और जल्दी से सच बताओ। और वो ची का इस्तेमाल करके बोलता जल्दी से बोलो जल्दी। और वो नौकरानी डर जाती और कहती कि हाँ, और वो स्टैम्प को चुरा लिया गया था और ये बात सच है। और आगे वो बेगडुगन कहता तुम बदमाश बच्चे कहिए, और एट लास्ट हमें पता चल गया कि आखिर मेरी मम्मी का वो स्टैम्प किसने चुराया था, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के वो स्टैम्प को चुरा कर एक नकली लेटर बनाने की। और वुमन ऐसे चुपचाप देख रहा होता है। एक बुढ़ा आदमी कहता तुम्हें क्या लगता है कौन ऐसी ये फालतू और जल्दीबाजी वाली स्टोरी पर यकीन करेगा, और जो हैंड राइटिंग है वो बिना किसी शक के बैक हैरियोंग की ही है। और उसके सिवाय जो हैरियोंग है अभी अभी मुझे मारने की भी उसने कोशिश की थी, और ये उसके खुद के गुनाहों को मानने जैसा है नहीं। तो बेगडुगन कहता नहीं वो बात नहीं, और मेरी मम्मी बस थोड़ी गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि वो सारे एल्डर जो कि वुमन की बातें सुन रहे थे और उसके तरफ बहक जा रहे थे, और इसीलिए। तो बुढ़ा आदमी कहता हाँ ये भी साला बच्चा भी उसकी माँ जैसे ही हो। और इसी के साथ हमारा ये कि जो जूरियोंग होती है वो मन में सोच रही होती है ऑफकोर्स ये जो कहानी ये जल्दबाजी में बनाई गई है, और तुम ये सुनकर ही बता सकते हो अगर तुम थोड़ा सा भी सोचोगे। लेकिन वो लोग जो हमारे घर के हैं उनका जो कनेक्शन है वो हमारे साथ में बहुत ही ज्यादा गहरा है, इस वुमन से तो ज्यादा ही। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरे और मेरी बहन का जो डर है
वो जड़ों के अंदर इनके अंदर घुसा हुआ है और वो लोग अभी यहाँ पर हमारे सामने गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेंगे। और भले वुमन यहाँ पर सच बोल रहा हो, लेकिन अगर तुम उसकी बातों का यकीन करोगे तो तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दोगे और तुम तो एक सुरक्षित रास्ता ही चुनोगे और हमें ज्वाइन करना चाहोगे नहीं। और दूसरे लोग बोलते कि हाँ हाँ, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सभी लोग रोते हुए बोलते कि हाँ बिल्कुल, और मेरा बेटा कभी घर को धोखा नहीं दे सकता। और एक औरत भी बोलती कि हाँ, मेरा बेटा कोई ऐसा मर्द नहीं है जो कि ऐसे रणभूमि को छोड़कर चला जाएगा बस एक लेटर के कारण। वो मन में सोचता है कि जैसा मुझे लगा था। और यहाँ पर ज्यादा लोग हैं जिनको कि सच्चाई का पता है, लेकिन वो मान नहीं पा रहे उसको। और कुछ ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका परिवार वाला जो है, जो मर चुका है, उसने परिवार को धोखा दिया है। और दूसरे लोग इसलिए क्योंकि वो उस हेरोंग और उसके लोगों के द्वारा बदला लिए जाने से डरते हैं। और तभी वो सभी लोग बोल रहे थे कि हाँ, और हमारे बच्चे को ऐसे नहीं जो कि घर को गद्दारी में फेंक दे, और वो लोग कभी भी अपने परिवार को खतरे में नहीं डालेंगे ताकत के लिए। और मैं पक्का कह सकता हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा वो लड़ाई के अंदर ही मारा गया, घर की मौत। और वो मन में सोचा कि अरे यार, और अभी ऐसे कोई लोग नहीं है क्या जो कि इस बेहायरियों के सामने खड़े रह पाएंगे। और तभी वो जोर से चिल्लाता साइलेंस, और वो इतनी जोर से चिल्लाता कि सभी लोग अपने कान पकड़ लेते। आगे वुमन बोलता है कि आखिर हमारे ये आयरन ब्लेड हाउस के अंदर जो ये आयरन ब्लेड कहा जाता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो साइड में कुछ जो व्हाइट लोटस ग्रुप के लोग होते हैं, एक बंदा कहता है कि सबसे पहला जो है वो है दिमाग की सच्चाई, और दूसरा है कि तुम कभी भी एक आसान रास्ते पर जाने के लिए सही रास्ते को रिजेक्ट नहीं करोगे और हर दिन तुम लड़ाई में ही रहोगे। और तीसरा ये है कि तुम अपना नेचर बहुत ही ज्यादा रफ बनाओगे, ना कि कोई आराम वाला और लग्जरी वाली चीजों में नहीं डालोगे। तो वुमन कहता तो आखिर हमारे आयरन ब्लेड के जो अभी का घर है, और ये कोई ऐसा घर है क्या जो हमारे आयरन ब्लेड घर को रिप्रेजेंट करता है ना। और वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है आखिर कब से हमारा आयरन ब्लेड हाउस ये ऐसे लग्जरी और प्लेजर के अंदर पड़ा हुआ था। और तभी जो वुमन था उसका जो अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर का इमोर्टल आर्ट था, इसके अंदर जो एसेंस है वो पवित्रता की और टाओइस्ट मार्शल आर्ट की। तो जब वो अपने ची का इस्तेमाल करके कुछ भी बोलता था तो उसके अंदर एक ऐसा इफेक्ट होता था कि दूसरे लोगों के अंदर जैसे कोई चीज जाग जाए। और जो बेकडू गन होता कहता एक मिनट और उसकी बकवास मत सुनो, और बिल्कुल भी मत। और तुम्हें पता है ना कि ये कोई समय नहीं कि ऐसी चीजें वो बोल सकता है। लेकिन तभी वो मुझ उसको एक जोरदार मुक्का मारता और कहता क्यों ना तुम अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो वहां पर दूर जाकर गिरता है। और हेरियोम गुस्सा होता कहते ओए आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हमला करने की। और बेकडू गन भी खड़ा होता कहता ये बास्टार्ड। वुमन कहता है कि इनविंसिबल व्हाइट लोटस बैटेलियन, और आखिर यहाँ पर तुम्हारे से कितने लोग हैं। तो एक बंदा कहता है कि हमारे यहाँ पर टोटल 150 लोग हैं सर। वुमन कहता है क्या, तो तुम्हें पता है कि आखिर दूसरे जो 50 लोग थे तुम्हारे ग्रुप के अंदर उनका क्या हुआ। और उनमें से जो 20 लोग थे उन्होंने बेक हेरियोम को फॉलो किया और हमारे लीडर को धोखा दिया। और बाद में वो लोग एक जगह पर आए थे जब उन लोगों ने बाकी जो तीसरे लोग थे उनको मार दिया था और मौत के दरवाजे पर धकेल दिया था। तो मतलब 50 में से 20 ही लोग बचे। और बाद में वो लोग कुछ 70 डिफेक्टर जो कि ड्रैगन रेजिमेंट के थे उनके साथ में आए और मेरे परिवार को मारने की कोशिश की। तो दूसरे लोग कहते नहीं, ये नहीं हो सकता। वुमन कहता कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश से लड़े और हमने अपनी जान बचाई, और हम लोग यहाँ पर बहुत ही टफ लड़ाई के बाद में जीत भी गए। और यहाँ तक कि ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी हमने उनको मारना नहीं चुना, और हमने बस उनको हराया और उनको थोड़े हाथ पैर काट दिए, लेकिन उनको जिंदा छोड़ दिया। लेकिन जब हेरियोंग और जूरियोंग जो कि डर रहे थे कि उनके सीक्रेट कहीं बाहर ना निकल जाए, और हमारे सर्वाइवल के कारण, तो उन्होंने उस पूरे जगह के ही बेसमेंट में बॉम्ब डाल दिया और उनको हम सभी को जिंदा ही वहां गाड़ दिया। तो वहां पर जो परिवार के दूसरे जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं, और जूरियोंग कहती कि वो बास्टार्ड। और तभी बेकडू गन कहता कि तुम मजाक मत करो, और तुम बस ऐसे फालतू की बकवास कर रहे हो जैसे कि कोई भी तुम्हारे शब्दों से बेवकूफ बन जाएगा। हाँ, और हेरियोंग वो सब सुन रहे होते और कुछ बोलती नहीं है। वुमन बोलता है कि आखिर तुम सभी लोगों की वो घर साली स्पिरिट कहाँ चली गई, और क्या हम लोग किसी ऐसे लीडर को फॉलो करेंगे जिसने कि अपने ही साथियों को धोखा दिया और अपने ही खून के रिश्तेदारों को मार डाला। और आगे हम देखते हैं कि कोई सोच रहा होता है कि अभी और कुछ सुनने के लिए बचा नहीं, और मुझे इतने समय से मैंने जो भी देखा वही चीज पर यकीन करना चाहिए। और जो बैक ये होती है वो सामने आते कि जिन लोगों ने हमारे परिवार को धोखा दिया है वो ताकत के लालच के अंदर, तो उनको अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। और मैं बैक ये है, और मैं आयरन ब्लेड हाउस की एक मेंबर के रूप में तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूंगी। और इसी के साथ में दूसरे भी कुछ लोग होते जो आगे आ रहे होते, और एक बंदा कहता कि हमने इस इंसान की सच्चाई के बारे में पिछली लड़ाई में ही देख लिया था, और हमारा जो स्वॉर्ड रेजिमेंट है वो भी अब से सच्चाई को ही फॉलो करेगा। और एक बंदा आता कहता कि हमारा जो लयन रेजिमेंट है वो भी वुमन को ही फॉलो करेगा। और जो बेकडू गन होता है वो बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, और क्या तुम लोग अभी मेरे खिलाफ होना चाहते हो, और इन सभी को मार दो, इन सभी बास्टार्ड्स को। और जो हेरियोंग होती है वो मन में सोचती है कि जो ये 10 स्वॉर्ड रेजिमेंट है और यहाँ तक कि लॉयन रेजिमेंट भी, और लगता है कि मैं एक हारती हुई लड़ाई लड़ रही हूँ। और हम देखते हैं कि कहीं पर कोई मन में सोच रहा होता है कि मुझे शुरू से पता था कि कुछ तो अजीब था, और हमारी जो माइटी इनविंसिबल व्हाइट लोटस बैटेलियन है वो बस एक छोटे से सील्ड माउंटेन सेक्ट से हार गई,
और बहुत सारे दर्जन डेड बॉडीज थे जिनके की चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, क्योंकि आग के हमले के कारण उनके चेहरे बिल्कुल बिगड़ चुके थे। और हम देखते कि ये व्हाइट लोटस बैटेलियन का एक वाइस चीफ होता है, और वो सामने आते हुए मन में सोच, और वो जितने भी लोग थे वो आग के हमलों से नहीं मरे थे, और उनको पता था कि वो अगर अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे तो उनके जो ग्रुप में दूसरे भाई है वो मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाइयों को धोखा दिया और ऐसा मरने का नाटक किया, और बाद में एरिया को छोड़कर चले गए बैक हेरियोंग के साथ में। और आगे वो वाइस चीफ जो कि इनविंसिबल व्हाइट बैटेलियन ग्रुप का है, वो बोलता है कि हम भी तुम्हें ज्वाइन करेंगे वुमन। और तभी उनमें से एक बंदा आते हुए कहता है, वाइस चीफ और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी तलवार को लीडर की तरफ पॉइंट करने की, और मैं हमारे इनविंसिबल व्हाइट लोटस बैटेलियन के चीफ के रूप में तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, और अभी तुम सभी लोग हेरियोंग के ऑर्डर को फॉलो करोगे। और हम देखते हैं कि दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ, और अब इन सब का सेंस बन रहा है, और हम लोग किसी ऐसे को बिल्कुल नहीं सहेंगे जिसने कि हमारे भाइयों की जिंदगियों को खत्म किया हो, और तुम हमारे लीडर नहीं हो, तुम बच्चे। और आज के बाद से हम लोग बस बैक सो हून हमारे वाइस चीफ को ही अपने लीडर के रूप में सर्व करेंगे। तो सामने वाला बंदा कहता अरे नहीं, और तभी एक बंदा कहता कि हाँ, और हमारे सारे जितने भी साथी मारे गए थे, और साथ ही में ये कारण कि आयरन ब्लेड हाउस ये उस छोटे से माउंटेन सेक्ट से हार गया। और दूसरे जो लोग थे वो भी बोलते हैं कि हाँ, और सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि जो ये बैक डू गन है, और साथ ही में ये इसको लीडर बनना था इस घर का, और हम लोग इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, इन्होंने जो किया उसके लिए। और आयरन ब्लेड बैटेलियन और फैंग रेजिमेंट और टाइगर रेजिमेंट, और हम लोग भी वुमन को ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारे अलग अलग सिपाही वुमन को ज्वाइन कर देते। और दूसरी तरफ जो होता है वो होता है 100 क्रैन बैटेलियन ड्रैगन रेजिमेंट, वो लोग बैक हेरियोंग को फॉलो कर रहे। और वुमन बोलता है कि लीडर, और ये आपकी गलती नहीं थी कि हम लोग हार गए, तो इसका मतलब कि आपको जो घर के लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया है उसको भी अभी मना कर दिया जाएगा, और अब आप वापस लीडर हो, तो प्लीज़ हमें ऑर्डर दीजिए, और हमें इन लोगों को एलिमिनेट और खत्म करने का ऑर्डर दीजिए जिसने कि हमारे घर से अपनी पीठ मोड़ ली है। तो वो लीडर बोलता है कि उसके बारे में। और तभी जो जूरियोंग होती है और हेरियोंग, उनमें से एक बोलते हैं कि ये सभी बकवास लोग कह के, और इन लोगों को तो अपनी तलवारों को हमारे सामने लाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे सफेद कपड़ों में लोग वहां पर आते हैं, मास्क वाले, और बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब कि पूरी जैसे सेना ही इकट्ठी हो गई हो, और वहां पर हेरियोंग के साइड में होते वो लोग। और एक बंदा कहता आखिर वो लोग कौन है यार, और वुमन उनको देखकर मन में सोचा आखिर ये लोग कौन हो सकता है, और इनके अंदर की जो ची की एनर्जी वो भी बहुत ज्यादा है, और अगर वो लोग इतनी स्किल वाले कोई है तो मुझे उनके बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए था। और वुमन बोलता है आखिरकार तो क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो, और क्या हम लोग जो कि खून के रिश्तेदार है और हम सभी लोग भाई बहन है, और क्या हमें सच में बस ऐसे ताकत की इच्छा के लिए लड़ना पड़ेगा। हेरियोंग कहते कि हम परिवार और खून के रिश्तेदार, और क्या इससे कुछ फर्क भी पड़ता है, और जरा इतिहास के बारे में सोचो, और ऐसे इंसिडेंट तो कई बार हुए पूरे इतिहास में। वुमन कहता शट अप, और तुम अपने आप को जस्टिफाई करना बंद कर दो। तो हेरियोंग कहती तो अभी और कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, और तुमने अपनी तलवार को पहले निकाला था तो आ जाओ। और वुमन कहता अरे नहीं, और वो बोलता है कि चार्ज, और हम लोग इन सभी करप्ट बास्टर्ड से निपट लेंगे इन आयरन ब्लेड हाउस में जिसने कि हमें धोखा दिया है। और वुमन की सेना उनकी तरफ जाने लगती है। हेरियोंग भी कहती तुम बेवकूफ हो, और हर किसी इंसान को एलिमिनेट कर दो जिसने कि अपनी तलवार को हमारे सामने किया हो, और उसकी भी सेना जाने लगती है। और कि जब हमारे वुमन और हेरियोंग दोनों की ही सेना आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए जाने होती है, तो वुमन मन में सोचता है कि मुझे हेरियोंग और जूरियोंग और साथ ही में बैकडूगन, इन सभी को सबसे पहले रोकना होगा, और इनको हरा कर ही मैं अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचा सकता हूँ। और तभी वो हेरियोंग की तरफ जा रहा होता है। हेरियोंग अपनी तलवार निकालती है और बोलती है कि आयरन टाइप स्वॉर्ड स्टाइल, और वुमन उसकी तलवारबाजी के सामने अपनी सेलेस्टियल ब्रश स्टाइल इस्तेमाल करता है, और दोनों ही लड़ रहे होते हैं। और हेरियोंग मन में सोचते हैं आखिर किस तरह की स्वॉर्ड स्टाइल है, और ये तो पाम एम्परर के लिए भी एक मुश्किल काम होगा इस तरह की स्वॉर्ड स्टाइल बनाना, और आखिर ये पॉसिबल कैसे। और वुमन मन में सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और मेरे नाना जी और स्पेयर डिमन और ब्लडी क्लाउड एम्परर और साथ ही में ब्लेड एम्परर, इन सबको छोड़कर जो बैक हेरियोंग है ये सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन होगी जिससे कि मैं लड़ा हूँ। और ये क्या ये आयरन ब्लेड हाउस की असली ताकत है, और मेरे पास में अभी वेस्ट करने के लिए ज्यादा समय नहीं। और इसी के साथ में वो बोलता है कि विंड फ्यूरी, और हेरियोंग पर एक हमला करता है। और हेरियोंग मन में सोचती कि उसकी जो स्किल है ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब इसको मैं सोच ही नहीं सकती इसकी तलवार किधर जाएगी, बिल्कुल हवा की तरह, और मुझे इसकी तलवार का रास्ता प्रेडिक्ट करना होगा। और इसी के साथ में वो वापस एक दो हमले करती है, और वुमन मन में सोचा उसने मेरे हमले की मूवमेंट को पढ़ लिया और इसको एकदम बेकार कर दिया। तो और इसी के साथ में वो अगला हमला करता है और बोलता है कि आइस स्टॉर्म, और हेरियोंग मन में सोचती कि ये विंड फ्यूरी स्किल से अलग है, और उसकी जो तलवार है वो बस बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुकी है, और देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत धीमी हो चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो बार बार बदलती है, और उसके पीछे का छुपा हुआ मतलब, और बस उसकी मूवमेंट में जो एक गैप मिलेगा, और बाद में मैं उसको अपनी फ्रोजन फिंगर वर्क से थोड़ा धीमा कर दूंगी। और इसी के साथ में वो ची का इस्तेमाल कर अपनी उंगलियों से कुछ हमले करती है जो वुमन को जाकर लगते हैं, और वुमन के तारे नहीं, और वो मन में सोचा हेरियोंग,
और हमने बस इतने कम समय के लिए एक दूसरे से लड़ा, लेकिन मुझे क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। और ये इंसान, ये आज तक मैंने जितने भी लोगों से लड़ाई की उनसे एकदम अलग ही लेवल पर है। और अगर तुम मेरे तलवार के मूव्स के बीच में अपने ये फिंगर वर्क इस्तेमाल करोगे तो मुझे भी सेम ही चीज़ करनी चाहिए। और वो भी अपने उंगलियों में से ची का इस्तेमाल करता है और कहता है कि 9 इन वाइट क्लॉ। और इसी के साथ में दोनों की ही ची आपस में टकराई जा रही होती है। और हेजोंग एक लात मारती है और वुमन भी एक लात मारता है। और हम देखते हैं कि हेजोंग उसकी लात को डॉज कर लेती है और बाद में वुमन को वापस एक लात मारकर दूर फेंक देती है। वुमन नीचे आते हुए मन में सोचता है कि मुझे, अगर देखा जाए तो मैं ताकत के मामले में उससे ज़्यादा पीछे नहीं हूँ और शायद मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन वो हमारे ताकत के डिफरेंस को अपने एक्सपीरियंस से एकदम कम कर दे रही है यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि पीछे से बेकडुगन, जू रियोंग और बेकडुगन का पिता, वो तीनों मिलकर और कुछ लोग जो व्हाइट यूनिफॉर्म में होते हैं वो सभी लोग हमारे वुमन की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं कि मरो। हेरियोंग मन में सोचती कि तुम इसको तो डॉज नहीं कर पाओगे। और लेकिन तो हम देखते हैं कि वुमन अपनी तलवार को चलाता और बोलता है कि गोल्डन कैस्टल की आयरन वॉल। और वो देखते हुए जो बेकडुगन होते हैं और सभी लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं आखिर ये पॉसिबल ही कैसे। और हेरियोंग मन में सोचती क्या, और वो एक शील्ड बना रहा है अपनी तलवार को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हर एक दिशा में चलाकर। और ये एक ऐसी स्किल है जो कि तभी पॉसिबल है जब किसी इंसान ने स्वॉर्ड स्टील टेक्निक को एकदम मास्टर कर दिया, शील्ड वाली टेक्निक। और तभी वुमन वहाँ पर वापस उस बेकडुगन की तरफ जाता है और अपनी तलवार से उसके कंधे में मारता है। और हेजोंग कहती तुम बास्टार्ड और मेरे बेटे को छोड़ दो। और तभी सभी लोगों ने वुमन को घेर लिया होता है। और वुमन मन में सोचता है कि ये जो गोल्डन क्रिस्टल की आयरन वॉल है उसमें मेरी बहुत सारी ची खत्म हो जाती है शील्ड बनाने में। और प्लस ये ऑल आउट अटैक जो कि हेजोंग करेगी, और इस बार मैं थोड़ी मुसीबत में आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वुमन के पिताजी एक को मारते हुए कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे पर हमला करने की। और वुमन जब पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि जो व्हाइट कॉस्ट्यूम में लोग होते हैं उनके गले कट जाते हैं और मारा वहां पर आ जाती है अपनी वो ब्लेड्स के साथ में। और वुमन अपनी तलवार चलाकर जू रियोंग और बेकडुगन को पीछे धकेल देता है। और वुमन बोलता है कि पिताजी और मारा। और उसके पिताजी बोलता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा कुछ ज्यादा ही बहादुर नहीं बन रहे हो बेटे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये इतना सारा तबाही मचाने की अपने पिता के बिना। मारा भी बोलती बैड बॉय। और वुमन कुछ बोल नहीं पाता है। हमें बताया जाता है कि भले वुमन ने इनके प्रेशर पॉइंट पर मारकर इनको बेहोश कर दिया, लेकिन एक कारण था कि वो लोग इतनी जल्दी होश में आकर यहाँ पर आ गए। और जो टेक्निक मारा ने बचपन से सीखी मर्डरस आर्ट में, उनमें एक ऐसी टेक्निक भी थी जिसमें कि वो अपने प्रेशर पॉइंट को हील कर सकती थी, भले वो बेहोश ही क्यों ना हो। और जहाँ तक बात रही वुमन के पिताजी, वो तो तुरंत ही रिकवर हो गए थे क्योंकि उसकी जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करने की ताकत है उसके अंदर। लेकिन बेक जिन जो कि वुमन की मम्मी है, वो अभी भी सो रही थी क्योंकि उसके पास में ना ही कोई ऐसी टेक्निक थी जिससे कि उसके प्रेशर पॉइंट रिकवर हो जाए। और प्लस उसने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपनी पिछली लड़ाई की वो जख्मों से भी वो ठीक नहीं हुई थी। वुमन बोलता कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप वो डू मू सेंग और साथ ही में बेकडुगन है उन दोनों से निपटो, लेकिन आप मरना मत। और मारा मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी सबसे निपटो। और वुमन के पिताजी कहते समझ गया। मारा भी कहती ठीक है। और इसी के साथ में मारा कुछ लोगों की तरफ बढ़ती है और उनके गले काटने लगती है। और ये वहां पर खड़ी होती है कहती तुम। और तभी पीछे से कुछ लोग आते हुए बोलते कि उसको मार दो। और हम देखते कि मारा जैसे कि एक परछाई में गायब भी हो जाती है पूरी तरह से और उन सभी लोगों के गले ही काटती है एक एक बार में। और एक बंदा मरते हुए बोल रहा था कि ये मर्डरस आर्ट है, लेकिन वहां पर कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। मारा सभी के गले काट कर उनको मारे जा रही होती है। ये बोलते कि अभी अभी हमारा चांस है और आगे बढ़ो। और दूसरी तरफ हम देखते कि वुमन के पिताजी बेकडुगन के पिताजी से लड़ रहे होते और वो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम भालू जैसे बास्टर्ड, और अपने भाले से एक हमला करता है और कहता है विंड स्पीयर। और वुमन के पिताजी उस पर एक मुक्का मारते और उसको दूर कर देते। और सामने वाला बंदा कहता है आखिर मेरा विंड स्पीयर भी कैसे हाथ से। और तभी बेकडुगन आते हुए बोलता है कि पिताजी चलिए और मैं आपकी मदद करता हूँ। और जब वो एक हमला करता है तो वुमन के पिताजी उसको डॉज कर लेते और बेकडुगन के साथ तुम सुअर कहीं के, और आखिर तुमने मेरी तलवार को डॉज कैसे कर लिया। और तभी वुमन के पिताजी उसको भी एक मुक्का मारते और जब उसके मुंह पर मुक्का पड़ता है तो उसका जो पिता होता है वो बोलता है मेरे बेटे। लेकिन वुमन के पिताजी उसका भी भाला पकड़ लेते और बोलते हैं कि तुम सभी बास्टर्ड्स के कारण मेरी बीवी और बच्चा ऑलमोस्ट मर चुके थे। और तभी वो आगे वो बोलते कि मैं ये पक्का करूंगा कि तुम 1000 गुना ज्यादा पछताओ तुम बास्टर्ड्स। और अपने सिर से उसके सिर पर एक मारते। और अब लास्ट में जो जू रियोंग और हे रियोंग बच्चे होते हैं और वुमन उनके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि चलो, और अब इस चीज को ज्यादा लंबा खींचने का कोई कारण नहीं है नहीं, और अब हमारी पूरी ताकत लगा देते और इस लड़ाई को यहीं खत्म करते। तुम्हें कैसा लग रहा है। और जो हे रियोंग होती है उसको एक फ्लैशबैक याद आता जब वुमन की मम्मी बोल रही होती कि ये अपने ही रिश्तेदारों से ज्यादा लड़ने के बारे में कुछ अच्छी चीज नहीं हो, चलो इसको जल्दी खत्म करते। और तब भी वो जो हे रियोंग होती है और जू रियोंग दोनों की हालत खराब होती है और वो लोग बोलते हैं कि बेक जिन तुम। और हे रियोंग मन में सोच रही होती कि अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं वापस वही गंध सूंघना चाहती हूँ। और वो सोचती 1 मिनट आखिर ये क्या था। और मैं यहाँ पर इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी उसी एक सुगंध के बारे में सोच रही हूँ और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई ऐसी जो एक किसी चीज से एडिक्टेड हो चुकी है। और आखिर ये क्या है।
और हर बार मैं यहाँ पर कहीं पर भी खड़ी होती थी तो मुझे वो मुंह हॉर्न के वो अगरबत्तियों की गंध आती थी। और क्या मैंने वो सारे जो निर्णय लिए थे वो अपनी मर्जी से लिए थे? और अगर मैं भूतकाल वाली मैं होती तो क्या मैं सच में, जब तक कि मैंने इस अगरबत्ती की सुगंध को सूंघा नहीं था, तो क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों को ऐसे मार देती? और ये बात सच है कि मुझे ताकत की बहुत ज़्यादा चाहत है, लेकिन वो एकदम से थोड़ी उदास दिखने लगती है और पीछे मुड़ती है। और पीछे वही वो पंखे वाला बंदा होता है और वो कहता है ओह हो। और क्या उसको यहाँ पर मेरी सेलेस्टियल स्केंट ऑफ रिसेंटमेंट के इफेक्ट के बारे में पता चल गया? और हेजोंग वहां पर वो सोचती है, लेकिन आगे वो कहती है भले कुछ भी कारण हो, और अंत में ये सारी चीजें मेरी ही इच्छा के कारण हुई। और अभी ये बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि मैं पीछे हटूं, और अपने अंदर से लाल ऑरा रिलीज कर रही होती है। और वो मन में सोचती जो मुंह हॉर्न है और उसके जो वो अगरबत्ती की गंध थी वो अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और वो कहती कि मैं तुम और तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा ऐसे मेरा दिमाग खराब हो चुका है। और जूरियोंग भी बोलते कि तुम सभी बास्टार्ड हमारे रास्ते में ही आ रहे हो और मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वुमन मन में सोचता है कि ये समय आ चुका है और मुझे जल्दी खत्म करना होगा। और इसी के साथ में वो सोचता है कि मैं अपनी सारी बची हुई ची का इस्तेमाल करूंगा और इस ब्लॉक के साथ में इनको खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ में जूरियोंग और हेरियोंग साथ में उसकी तरफ बढ़ती है। और इसी के साथ हमारा ये जो जूरियोंग और हेरियोंग होती है वो दोनों ही वुमन की तरफ बढ़ती है। और हेरियोंग को एक फ्लैशबैक याद आ रहा होता है कि एक लड़की, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एकदम डॉल जैसी लड़की जो कि पाम एम्परर बैक सेंग उन वो अपने साथ में लेकर आए थे, और जिसकी कि मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी अपने पिताजी से भी ज्यादा। मतलब कि पाम एम्परर की वो रिस्पेक्ट करती थी। और पाम एम्परर जिसने कि हमेशा मुझे और मेरी बहन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से और प्यार से रखा था। और जब भी वो हमारे घर पे रुकते थे और वो बस बैग जिन को ही एकदम प्यार कर रहे थे जिस पल से कि वो हमारे घर में आई। और हाँ सही कहा, बैग जिन। और वो एक जीनियस थी मार्शल आर्ट में, बिल्कुल तुम्हारी तरह वुमन। और वो मन में सोच रही होती है ये सारी चीजें। आगे वो सोचते कि हम लोग भले कितने भी ज्यादा ट्रेनिंग करें हार्ड, लेकिन हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते थे। और वो वुमन से लड़ रही होती है और दोनों तीनों की ही तलवारें आपस में टकराई जा रही होती है। आगे हेजोंग मन में सोचती कि वो एक पाम एम्परर की बेटी के रूप में पैदा हुई और इसलिए जिन के पास में प्योर टैलेंट मिले थे उसके। और जिन तुम एकदम परफेक्ट पैदा हुई थी, तुम्हारे मार्शल आर्ट एकदम परफेक्ट थे और साथ ही में तुम इंटेलिजेंट भी थी। और तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि मैं और मेरी बहन तुम्हारे सामने किसी कीड़े जैसे लगते थे, जो कि एक फायर फ्लाई हो किसी बहुत बड़े चांद के सामने। और इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि मैं तुमसे निपट पाऊँ एक अरेंज मैरिज कर तुम्हारी, वो भी नेमगोंग फैमिली के तीसरे बेटे के साथ में, जो कि उस समय का एक प्लेबॉय कहा जाता था। और उस समय तुम भाग गई ये बोलते हुए कि तुम ना ही ये अरेंज मैरिज करना चाहती हो ना ही तुम्हें दूल्हा पसंद है, और इसलिए मैंने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया था और तुम्हारे पीछे गई थी। और वुमन को कुछ कट लग रहे होते। और आगे हेजोंग मन में सोचती कि उस समय मैंने कभी भी मेरे इरादे नहीं थे कि तुम्हें मारूं मैं, और हम दोनों ही रिश्तेदार थे आखिरकार। और इनफैक्ट मैं काफी ज्यादा शॉक्ड थी जब तुम भागते हुए हमारे सामने उस चोटी से नीचे गिर गई थी। और आगे वो सोती नहीं, और आखिर उन सारी चीजों का अभी जो भी हो रहा है उसके साथ में क्या ही लेना देना, और अब उसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और आगे हेजोंग बोलते कि मैं तुम सभी सिख बास्टार्ड को मार डालूंगा, और यहाँ तक कि पाम एम्परर और वो कुतिया जिन को भी। और साथ ही में वो बोलते कि तुम सन ऑफ अ बिच, और अपनी एक माउंटेन क्रशिंग आयरन ब्लेड इस्तेमाल करती है। और वहां पर वुमन और हेरियोंग के हमले टकरा रहे होते। दूसरे लोग वो देखते जा रहे होते और वुमन मन में सोता कि मैंने इस लेवल की ताकत को पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और इसलिए मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा उनकी ताकत को रोकने का। और तभी उसको एक पेंटिंग का याद आ रहा होता वापस, और वो मन में सोता कि वो जो बड़े से पहाड़ वगैरह थे उस पेंटिंग के अंदर। और इसी के साथ में वो बोलता कि साथ ही में वो जो पहाड़ से गिरता हुआ झरना था, और जो कैसल ऑफ आयरन वॉल है उसके साथ में मैं उस झरने के बहाव को भी गिराऊं। और मुझे बस वो बहुत ही बड़े उस झरने को याद करना होगा उन पेंटिंग के अंदर से। और इसी के साथ में वो अपनी जगह से कूदता है और तलवार जोर से चलाता है, और उसके जो ची होती है वो एकदम झरने की ही तरह बाहर निकल के आती है, और इसका नाम होता है गोल्डन कैस्टल आयरन शावर। और जो हेजोंग और जूरियोंग होती है वो दोनों ही उसमें जैसे बहकर नीचे गिर जाती है, और दूसरे सभी लोग वो देखते रह जाते। और वुमन वापस नीचे आता और कहता कि फ्यू, और ये खत्म हुआ। और जो ये होती है बैक टू गन और बाकी सारे एल्डर वगैरह देखते रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब वुमन नीचे आता है तो जूरियोंग होती है वो बोलते हैं कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, और इस जैसे एक छोटे बच्चे से हम हार गए, और ऐसा बोलते हैं वो बेहोश हो जाती है। और पास में हेजोंग भी पड़ी होती है, और हेजोंग बोलते क्यों, और तुमने आखिर हमें मारा क्यों नहीं, और तुम पक्का हम दोनों को एक साथ में अभी मार सकते थे। वुमन बोलता है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों ही अभी खून के रिश्तेदार है नहीं। और जब मैंने तुम्हारी आंखों को देखा था जब तुम मुझ पर हमला कर रही थी, तो उससे मुझे मेरी मम्मी की आंखें याद आ गई, जब जैसा कि वो दिखते थे जब उनका दिल टूटा हुआ होता था। और शायद ये चीज जो कि तुम लोगों को मारने के बारे में है, तो मेरी जो मम्मी है और नाना जी वो भी ये नहीं चाहते होंगे कि ऐसा कुछ हो, और उनके दिल के अंदर से वो तुम्हें कभी मारना नहीं चाहेंगे। और जो हेजोंग होती है वो हंसने लगती है और कहती तुम सभी कुत्तों गए को, और अंत तक तुम अभी भी मुझे एकदम एकदम इतना पैथेटिक दिखने पर मजबूर कर रहे हो। और वुमन वहां पर खड़ा होता है और वो हेजोंग मन में सोचती क्यों, और आखिर मैं पाम एम्परर की बेटी के रूप में पैदा क्यों नहीं हुई। और जो बैक टू गन होता है वो भी वहां पर खड़ा खड़ा बोल रहा था कि मदर, और वो अपनी तलवार फेंक देता है। और वुमन कहता हाँ लेकिन एक और चीज, और जब
वो अभी मेरे दिमाग से एक एक सेकंड के लिए निकल गई थी और एकदम से वो बेगडू गन का गला पकड़ता है और उसको भी उसकी मम्मी के पास में ले जाकर जमीन पर पटकता है और अपनी तलवार से उसके दूसरे कंधे पर भी मारता है। और बाद में हम देखते हैं कि वो हेरियोंग जो होती है उसके भी वहां पर साइड में अपने हाथ से मारता है। आगे वुमन बोलता है लेकिन ये कारण कि मैं तुम लोगों को अभी इसलिए नहीं मार रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमारे आयरन ब्लेड हाउस को वापस खून के कारण और मौत के कारण नहीं बनाना चाहता हूँ। और अब मैं तुम लोगों को जब चाहूँ तब मार सकता हूँ, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी मौत के डर में जियोगे। तो जो बेगडू गन होता है और हेरियोंग होते हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कोई बोल रहा था कि जरा वो देखो, और ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है। और जो वुमन के पिताजी होते हैं वो एक मुक्का मारकर बेगडू गन के पिताजी को साइड में फेंक देते हैं और वुमन अपनी तलवार उठाते हुए कहता है सभी लोग रुक जाओ, और अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है और अपने हथियारों को छोड़ दो और सरेंडर कर दो। और बेग हेरियोंग जो लीडर जिसको कि तुम लोग फॉलो कर रहे थे वो अभी अभी अपनी लड़ने की इच्छा भी खो चुकी है। तो आगे एक बंदा कहता है एक मिनट, क्या लॉर्ड हेरियोंग हार गई और वो बास्टार्ड, और तो इसका मतलब ये खत्म हुआ? ये बोलते कि हाँ ये सब कुछ खत्म हुआ और अभी चलो और खून नहीं बहाते, और सभी लोग अपने हथियार छोड़ देते और फाइनली इस लड़ाई का खात्मा हुआ। और जो वो लीडर होता है वो बोलता है कि मेरी सिस्टर्स और तुम लोगों को अब इस इंसिडेंट के लिए अपनी पूरी जिंदगी भर माफी मांगते रहना पड़ेगा। और हेरियोंग वहां पर रो रही होती। वो मन में सोचा चलो फाइनली इसका तो अंत हुआ, और एक लड़ाई जो कि इस बेग हेरियोंग जो कि इतने मेरे मम्मी के दिनों से चले जा रही थी वो अब खत्म हुई। और तो अब और तभी हम कहीं और का सीन देखते जहां पर कि वो पीले बाल वाला बंदा कहीं भागे जा रहा होता है और वो बोल रहा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेशर्मी लग रही है यार, और क्योंकि मेरा जो ये काम है यहाँ पर पूरी तरह से फेलियर के रूप में खत्म हुआ। और वुमन जो कि पाम एम्परर का पोता था, और तुम अपने मोमेंट्स को एंजॉय करो और तुम जल्दी मेरे सामने घुटने पर रहोगे। लेकिन तभी वुमन उसके सामने आ जाता है और कहता है तुमने मुझे बहुत ही कम समझा हुआ है नहीं। तो वो बंदा उसके सामने खड़ा होता कहता ओह, और चीज़ें इतनी भी अच्छी नहीं रहेगी अगर तुम मेरे सामने खड़े हो जाओगे। वो मन बोलता आखिर तुम हो कौन? और मैंने हैरियोंग को अचानक से तुम्हें घूरते हुए देखा था और तुम रणभूमि में ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे, लोमड़ी की तरफ पीछे खड़े थे और बाद में किसी चूहे की तरफ भाग गए जब मैंने हैरियोंग को हरा दिया। तो वो पंखे वाला बंदा बोलता है हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चूहा बुलाने की, और एक हमला करता है। और वुमन उसके सारे हमलों को रोकते हुए कहता तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं, और जबकि तुम चुपके से हमारे परिवार के अंदर आए और ऐसे ये चालबाजी कर रहे थे। और सामने वाला बंदा मन में सोचा कि उसकी स्किल्स अमेजिंग है जब मैं दूर से देख रहा था, लेकिन अब मैं जब उससे लड़ रहा हूं तो मुझे और समझ आ रहा है कि इसकी स्किल्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन और इसी के साथ में वो कुछ हमले करता है अपने पंखे से चीखे, और वो मन उनको रोकते कहता हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बस अपने एक छोटे मोटे हमलों से रोक पाओगे? तो वो पीले बाल वाला बंदा मन में सोचा हाँ ये क्या, और उसके पास में अभी भी इतनी सारी एनर्जी बची थी और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और मैं यहाँ पर अपना और समय बर्बाद नहीं कर सकता। और वहां से भागते हुए बोलता है कि चलो तुमसे मैं बाद में मिलूंगा। तो वो मन उसके पीछे भागते हुए कहता है तुम मेरे साथ में बकवास मत करो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? और एकदम से उसके पास में आ जाता है और वो बंदा मन में सोचता क्या, और आखिर ये इतनी ज्यादा स्पीड के साथ में कैसे बे? और वो मन वहां पर अपने एक पाम से उस पर एक हमला करता है और उसी के साथ में वो बंदा सोचता आखिर ये क्या था यार, और वो जाकर एक पत्थर से टकराता है और वुमन बोलता है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगे। और सामने वाला बंदा मन में सोचता शिट, और मुझे उसने ऐसे पकड़ लिया यार, लेकिन मैं ऐसे पकड़ा नहीं जा सकता, और वो अपने पंखे को अपनी छाती में घुसा देता है। और वुमन बोलता अरे नहीं, और आखिर तुम कर क्या रहे हो? और वुमन बोलता है कि उसने आत्महत्या कर ली यार। और वो मन में सोचता है कि बहुत समय पहले यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि कुछ जहरीली कैप्सूल्स वगैरह खा के आत्महत्या कर रहे थे, और आगे वो उसको चेक करते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और इसकी पहचान दिखाने वाली कोई चीज़ भी नहीं इसके पास में, और बस ये कुछ पेपर और छोटे मोटे ये घाव को ठीक करने वाली जड़ी बूटियां। और आगे वो खड़ा होता है तो चलो मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं, और जाकर वापस हैरियोंग से इसके बारे में पूछना होगा और उसको जरूर कुछ पता होगा। और वुमन बोलता वो मारा, और क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी? मारा बोलते कि हाँ, और मैंने रास्ते में कुछ असिस्टेंट्स को मार दिया जिनके के काले कपड़े में थे। वुमन बोलता कि हाँ, मैं भी कुछ सेंस तो कर पा रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, और जब मैं इस बंदे का पीछा कर रहा था तो जरूर वही वो लोग होंगे। और मारा आगे कहते कि ये जो क्रॉसबो है मैंने उनसे ले लिया। और वुमन बोलता ये हथियार तुम्हें पसंद आया नहीं? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी है कि ये जो क्रॉसबो है मैंने उन कातिलों से ले लिया था, और वो वुमन को दिखा रही होती। वुमन बोलता वो हथियार तुम्हें पसंद आया नहीं? और आगे मारा कहते कि मारा इसको रखेगी। वुमन बोलता हाँ ठीक है, इससे हमारी मदद होगी कि हम उन सभी बास्टार्ड और जो असेसिन मुझे फॉलो कर रहे थे उनकी पहचान का पता कर सके, और चलो मारा चलते हैं। और इसी के साथ में रात हो चुकी होती है, और जिस जगह पर उस बंदे ने पीले बाल वाले ने आत्महत्या की होती है और उसकी बॉडी पड़ी होती है वहां पर कोई एक आती है और अपने किसी तरह के चीप पॉइंट्स पर उस पर हमला करती है। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा मर चुका होता है वापस जिंदा हो जाता है यार, और खून की उल्टियाँ करता है। सामने वाली वो लड़की बोलती कोई ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा गर्व से कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और ना ही सिर्फ ऐसा बोलता रहता है ऐसा कि वो सब कुछ कर सकता है, और वो बस हमारे टास्क को फिनिश करने में फेल नहीं हुआ, लेकिन साथ ही में एक बार मर भी चुका है और मौत को एक्सपीरियंस कर चुका है। और तुम्हें जरूर बहुत गुस्सा आ रहा होगा नहीं? तो सामने वाला बंदा कहता अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी मौत एक्सपीरियंस करवा दूंगा।
और आखिर बॉस ने क्या कहा। तो सामने वाली वो लड़की बोलती कि हमें फाइनली पता चल चुका है कि आखिर डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल कहाँ पर है, और इनफैक्ट वो वहाँ पर हम अभी जहाँ खड़े हैं उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और हमारे जो ब्रदर 92nd मोहन है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाकर ब्रदर चिल मोहन की मदद करूं। तो वो मोहन बोलता है कि एक मिनट, क्या उसने और कुछ कहा। तो वो लड़की बोलती है कि उसने कहा कि अगर तुम वापस फेल होगे और हमारे मोहन की रेपुटेशन को खराब करोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा, और इतनी बुरी तरह से मारेगा कि तुम इमोर्टैलिटी ऑफ हेवनली स्ट्रेंथ की ताकत से भी वापस जिंदा नहीं हो पाओगे। मोहन बोलता है ओए, और क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ में चल रही हो ब्रदर चिल मोहन से मिलने के लिए। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, और मुझे ये भी कहा गया था कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूं, और तुम्हें पता है ना कि आखिर हेवनली स्ट्रेंथ कल्ट कितनी अग्रेसिव है। तो मोहन बोलता है चलो, और ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स है, चलो चलते। और वो लड़की बोलती ठीक है। मोहन मन में सोचता है वुमन तुम बस देखो, और मैं पक्का तुम्हें भविष्य में मार डालूंगा। इसी के साथ में हम देखते हैं कि 2 दिन बाद का सीन, जब बैक हेरियोंग और बैक जुरियोंग के साथ में जितने भी दूसरे उनके साथी थे उन्होंने उसको फॉलो किया, और उन सभी को बाद में जेल में बंद कर दिया गया था आयरन ब्लेड हाउस के वहां पर। और जितने भी वो मिस्टीरियस लोग थे जो कि व्हाइट कपड़ों में आए थे, या तो वो मारे गए या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके सिवाय जो सील लेटर था वो मून ने, जो कि हेरियोंग के वहां पर कमरे में उसको मिला, और दो उसके कुछ साथियों के कमरों से भी, और बहुत सारे अलग अलग सबूत इकट्ठा किए गए थे। और ऑफकोर्स जो हाउस लीडर की पोजीशन थी वो बैकडू गन को दे दी गई थी, क्योंकि पहले जो उसको पोजीशन से हटाया गया था उसको इनवैलिड करार दिया गया। और क्योंकि ये ऑब्वियस था कि जो मोहन की हार हुई थी ये सारी तो ये जूरियोंग और हेरियोंग इन बहनों के ये चाल चलने के कारण हुआ था, और बैक मोहन को उसकी पोजीशन वापस दे दी गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, और हम देखते हैं कि कहीं पर बैक मोहन बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ, और मैं उनकी वो छोटी सी चालबाजी में फंस गया और साथ ही में ऐसी युद्ध हार गया। इसका मतलब कि मेरे पास में एक लीडर के रूप में एबिलिटीज की कमी है। तो कोई बोलता लेकिन तो आखिर अभी ये राजगद्दी पे ऊपर कौन बैठने वाला है। वुमन बोलता क्या इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत भी है क्या, और ऐसा कोई कानून है जिसमें ऐसा लिखा है कि औरत हमारे घर की लीडर नहीं बन सकती। तो एक बंदा कहता अगर तुम ये के बारे में सोच रहे हो तो नहीं, और बहुत इतने समय से हमने कभी भी एक हमारे घर की मालकिन कभी किसी औरत को बनते हुए नहीं देखा है। वुमन बोलता तो क्या ऐसा कोई अभी का कानून है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि जो फीमेल्स है और औरतें हैं वो घर की लीडर नहीं बन सकती। तो आदमी कहता वेल ऐसा कोई कानून अभी हमारे परिवार के इसमें है तो नहीं। वुमन बोलता तो ये सिंपल है नहीं, और यही हमारे हाउस लीडर की पोजीशन को ले सकती है, और उसका मार्शल आर्ट स्किल और बाकी सारे स्किल्स काफी है उसके लीडर के रूप में एबिलिटीज के बारे में, और वो हमारे आयरन ब्लेड हाउस को बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो एक बंदा कहता मेरा मतलब कि ये बात सच है कि हमारे परिवार के कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो औरत है वो लीडर नहीं बन सकती है, लेकिन फिर भी हम एक औरत को लीडर कैसे बना सकते हैं। वुमन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में वो है जिससे कि तुम लीडर बन सकते हो तो यहाँ पर औरत और आदमी में फर्क करने का क्या ही मतलब। और वुमन बोलता तो ये तुम लोगों को कैसा लग रहा है कि सबसे पहला जो लीडर बेक मोहन है वो अभी लीडर की राजगद्दी पर ही बैठे रहेंगे, लेकिन जो ये है वो अभी वाइस हाउस लीडर बन जाएगी और बाकी सारे काम संभालेगी। जो लीडर होता है वो कहता कि हाँ। वुमन बोलता है कि हाँ, और अगले 3 सालों तक हम लोग देख सकते हैं कि आखिर बेक ये किस तरह से काम करती है, और उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो एक बंदा बोलता है कि ठीक है हाँ, और मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह से ये काम कर सकते हैं। वुमन बोलता है ऑफकोर्स, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आयरन ब्लेड हाउस के अंदर जेल के कमरे होते हैं वहाँ पर एक जगह पर हेरियोंग को रखा जाता है, और हेरियोंग बोल रही होती कि बिना किसी डर के दरवाज़ा खोल रहे हो तुम ज़रूर वुमन होगे। वुमन बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ, और उस दिन जब तुम वो पंखे वाले आदमी को घूर रही थी और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन उस बास्टार्ड ने आत्महत्या कर ली, और वो बास्टार्ड आखिर वो है कौन। तो हेरियोंग मन में सोचे क्या आत्महत्या, और क्या होगा कि अगर वो लोग हमसे कोई दुश्मनी रखेंगे उसके जो जिस ग्रुप का हिस्सा था और हमारे आयरन ब्लेड हाउस पर हमला कर देंगे मोहन की मौत के कारण। और वो सोचती नहीं नहीं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतने चुपचाप ही ऑपरेट करती है तो लगता है कि अभी कोई सिचुएशन चल नहीं रही है और अभी तो सारी चीज़ें ठीक रहेगी। और आगे वो बोलती चलो, और तुम्हें ये सब पता करने की जरूरत नहीं है उस बास्टार्ड के बारे में, और उन लोगों के साथ में तो इन्वॉल्व होने के बारे में सोचना भी मत, और सब कुछ भूल जाओ। और वुमन बोलता है कि एक मिस्टीरियस ग्रुप था जिसने कि मेरे नाना जी को एक दिन हमला किया था, और उनके बीच में ब्लडी क्लाउड एम्परर भी था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कि ये इंसान जो कि अभी भागा था, और साथ ही में वो इंसान वो सभी लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन से, क्या मैं सही हूँ। तो वो जो हेरियोंग होते वो कहते मुझे कुछ नहीं पता, और तुम्हें भी यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में और अंदर घुसना बंद करना चाहिए। वो मन में सोचा लगता है कि ये उससे बात करवाना तो इम्पॉसिबल होगा, और बेक हेरियोंग आखिर तुम किससे इतनी डरी हुई हो। और इसी के साथ में वुमन बोलता है ठीक है चलो, तो अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ। और आगे हेरियोंग मन में सोचती कि अगर जो मेरा बेटा बेकडू गन है उसके पास में वुमन के जितना आधा टैलेंट भी होता ना तो भी। और आगे वो बोलते कि तुम अपनी माँ से बोल देना कि यहाँ पर वापस कभी ना आए, और उसको ये मैसेज दे देना कि मैं उसके द्वारा दिया गया एक भी खाना नहीं खाऊंगी।
और हमें बताया जाता है कि वुमन की मम्मी जब से जिस दिन से हेरियोंग और जूरियोंग को यहाँ पर इस जगह में बंद करके रखा गया था, तो हर एक दिन आती थी इनको खाना खिलाने के लिए। और वुमन बोलता है कि मैं उसको कोई भी चीज़ करने से रोकने नहीं वाला जो वो अपनी इच्छा से कर रही है। और इसी के साथ में वो दरवाज़ा बंद करता है और हेरियोंग वहाँ पर गुस्से में बोल देते तुम सभी बास्टार्ड, और अंत तक तुम लोग सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और इसी के साथ में हम देखते कि देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते और वुमन कहीं पर सो रहा होता है और हम देखते उसके पास में कोई आकर एक किसी चीज़ से उसके नाक पर गुदगुदी कर रहे होते और एकदम से वुमन उठता है और कहता है तुम लोग। तो सियोन और वो जो दूसरी अनाथ लड़की होती है वो दोनों वहाँ से भाग जाते और वुमन बोलता है कि वाह, और अब यहाँ तक कि मेरी जो कॉमरेड है सियोन वो भी मेरे साथ में ऐसे मजाक करने लगी है। और तभी मारा भी वही चीज़ वुमन के साथ में करने लगती है और वुमन बोलता है आखिर तुम क्या कर रही हो। मारा बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है। वुमन बोलता है कि इससे थोड़ी गुदगुदी होती है। तो मारा खुद के ही नाक पर वो लगाते हुए बोलती है हाँ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। तो वुमन वो लेते हुए कहता है मुझे ये दो, और अब कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें गुदगुदी हो रही है। मारा बोलते कि हाँ ये थोड़ा अजीब लग रहा है। और अचानक से वुमन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहा होता है और मन में सोचता है कि मारा के फेशियल एक्सप्रेशन अभी पहले से कई गुना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। और इसी के साथ में वुमन बोलता है कि आखिर गुनाह कहाँ पर है। तो सियोन बोलती है कि वो ये बोल के चली गई कि उसको भूख लग रही थी। और वुमन बोलता है ऐसी बात है क्या। और आगे वो वहाँ पर सो रहा होता है उन दोनों के साथ में और बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसे लेट कर आसमान को देखना सच में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। मारा भी बोलती कि हाँ, सियोन बोलती क्या मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और वो भी लेटते हुए कहते कि हाँ ये रिफ्रेशिंग तो लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है जब हमने ऐसे आराम किया नहीं। मारा बोलते कि हाँ ये बहुत अच्छा है। और वुमन वहाँ पर दोनों साइड में देखता है और मन में सोचता है कि अब मेरे आसपास में और भी ज़्यादा कीमती लोग मेरे आसपास में इकट्ठा होने लगे और मैं हर किसी को खुशी और शांति देना चाहता हूँ और इन सब की रक्षा कर किसी भी कीमत पर। और इसी के साथ में हम देखते हैं एक बंदा आता कहता ओए मिस्टर सॉन्ग, और जो प्रैक्टिस मैच था जेहुआ और असम के बीच में वो भी शुरू होने वाला है। वुमन बोलता हूँ हाँ यार मैं भूल गया कि वो आज के ही दिन था। और इसी के साथ में वो लोग कहीं पर जाते हैं जहाँ पर कि दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है और वुमन वो देखते हो कहता वाह, और ब्रदर तुम्हारे प्रेडिक्शन के अनुसार नहीं लग रहा, वो लगता है कि जो जय हुआ है और वो आसानी से जीतने वाला है। और वुमन बोलता है तुम्हारे ओपिनियन में आखिर इन दोनों में से कौन होगा जो सबसे ज्यादा मेरी तरह लड़ता होगा। तो सियोन बोलते कि जो जय हुआ है वो ऑफकोर्स, और जिस तरह से वो अपने दुश्मन को ऑफ बैलेंस पकड़ लेता है और एक बहुत सारे हमले लगातार करता है तो वो तुम्हारे जैसा ही लगता है बहुत सारे तरीकों से। वुमन बोलता है कि हाँ, और जो जेहुआ का फाइटिंग स्टाइल है वो मेरे जैसा ही, और इसीलिए शायद मुझे पता है कि आखिर ये लड़ाई किस तरह से खत्म होगी और इस लड़ाई में ऐसा अंत में जीतेगा। सियोन कहते क्या सच में इस तरह से खत्म होगा। और व्यूमन कहता है कि मारा आखिर तुम्हारा क्या सोचना है। तुम्हारा कहते कि आसाम डर नहीं रहा है। वुमन बोलता है कि हाँ सही कहा। और इसी के साथ हमारा ये वुमन पूछता है कि मारा तुम्हारा क्या सोचना है। तो मारा बोलते है कि आसाम डर नहीं रहा है। वुमन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और नॉर्मली जब तुम्हारे ऊपर इतने सारे हमले होते हैं तो तुम डर जाते हो और तुम्हारा डिफेंस वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन अभी जो आसाम है वो यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, और भले वो कितने भी ज्यादा उस पर हमला हो रहा है लेकिन वो अपने शुरू से लेकर अभी तक का वो पोजीशन सेम ही रख रहा है। और हम देखते हैं कि आसाम मन में सोचता है कि एक ओपन स्पेस, और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और सामने वाले बंदे को नीचे गिरा देता है और सामने वाला बंदे के पेट में लगती है और सोचता है ये बच्चा। और वुमन बोलता है अब रुक जाओ, और तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर चोट लगी और इसीलिए, और जो जेवा है तुम हार चुके हो। जेवा कहता है नहीं नहीं, और आखिर तुम्हारा मतलब क्या, मैं हार गया, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। और वो वापस हमला करने बढ़ पड़ता है। और वुमन मन में सोचता है ये बच्चा, अभी भी इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है और मुझे लगा था कि उसे पता है कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है और इसीलिए बस ट्रिक्स वगैरह ही खेल रहा था, लेकिन कुछ मेहनत नहीं कर रहा था। लेकिन असल में वो मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर निकला यार। और हम देखते हैं कि असम पर हमला हुआ जा रहा होता है और जेवा को भी मार पड़ रही होती है और सियोन बोलते हैं कि हमें उनकी लड़ाई को भी रोकना चाहिए नहीं। वुमन बोलता नहीं, और ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम उनकी लड़ाई के खत्म होने का इंतजार करें। अगर हम लोग उनको अभी रोकेंगे तो वो दोनों ही इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ में असम एक हमला करता है और जेहुआ नीचे जाकर गिरता है और वो कहता है कि डैम इट, और मैं हारना नहीं चाहता, और बेहोश हो जाता है। वुमन बोलता है ठीक है चलो, और अभी के लिए तुम रुक जाओ और तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। असम कहता है कि थैंक यू, और वो भी नीचे गिर जाता है। वुमन बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पर लेकर जाओ। और दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है सर। वुमन कहता है चलो, और मुझे भी अब उनको अलग अलग मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाना शुरू करना चाहिए जो इन लोगों को फिट होती नहीं। और उस दिन वुमन बताता है कि मैं काफी ज्यादा टच हो चुका था जब तुम लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर हेरियोंग के सामने तलवारें निकाली थी, और भले ही कुछ भी हो जाए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को ताकतवर बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग सेम चीज वापस करोगे सेम सिचुएशन में भी। और आगे हम देखते हैं पीछे से कोई आता कहता ओह तो तुम यहाँ पर थे। वुमन बोलता ओह लीडर। लीडर बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी तो मुझे फॉलो करो। और इसी के साथ में हम और आगे हम इनविंसिबल व्हाइट लोटस ग्रुप का जो लीडर होता है उसके कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पर किस कारण से बुलाया। तो जो वो व्हाइट लोटस ग्रुप का वाइस लीडर होता है वो बोलता है मुझे पता है कि असल में मैं अभी के पोजीशन के लायक नहीं हूँ और जिसको कि मुझे दिया गया, और मैं एक लीडर बनने के लायक नहीं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वाइस लीडर की पोजीशन पर ही लूँ। तो वुमन बोलता तो आखिर लीडर कौन बनेगा।
तो सामने वाला वो वाइस लीडर बोलता है कि तुम, वुमन बोलता है क्या, और आगे वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे इनविंसिबल लोटस बैटालियन के लीडर बनो। वुमन बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, और मैं कोई लीडर बनने के काबिल नहीं, और प्लस मैं अभी भी बहुत ज़्यादा नौजवान हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। और ये बोलते कि आखिर कौन ये चीज़ मानेगा जब कि तुम लीडर बनने के लायक नहीं हो, और इनफैक्ट हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम हमारे लीडर का स्पॉट ले भी रहे हो, और क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो हमारे लीडर बनने के लिए भी। वुमन बोलता नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है, और मैं इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ लीडर के लिए, और प्लस मैंने आज तक कभी किसी को लीड भी नहीं किया, और प्लीज़ इसके बारे में वापस सोच लो। ये बोलते कि वेल, जो तुमने वहाँ पर अलग अलग पिछली बार हमारी लड़ाई हुई थी उसमें जो परफॉर्मेंस दिखाई, और उससे दिखता है कि आखिर तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम सोचते हो। और जब तुमने वहाँ पर हे रियोंग के वो चालबाजी को भी रोका था और अलग अलग तुमने अपनी स्किल्स दिखाई थी, तो सभी लोग तुम्हारी साइड पर आए थे नहीं। और वुमन मन में सोचा यही है, बस रुक जाओ यार, और मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। और यही मन में सोचती कि सॉरी, लेकिन और कोई चाहता नहीं, और तुम ही हो जिसको कि ये पोजीशन लेनी होगी। लीडर बोलते तो ये कैसा रहेगा कि मैं एक और वाइस लीडर को चुन लूंगा इनविंसिबल व्हाइट लोटस के लिए, और तो हमारे पास में 2 वाइस लीडर रहेंगे जो कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। वुमन बोलता आखिर इसका मतलब क्या है। लीडर बोलता है इसका मतलब कि टोटल मिला के 3 हाई अथॉरिटी होने वाली इस ग्रुप के अंदर, और हम लोग जज करेंगे कि जो लीडर है वो अभी एब्सेंट है, और वाइस लीडर उसके सारे काम कर लेंगे। और यहाँ तक कि भले तुम लीडर बन जाओ, लेकिन तुम्हें कोई लीडर का काम नहीं करना पड़ेगा, और तुम फ्रीली जैसे चाहो वैसे एक्ट कर सकते हो, और तुम्हें बस एक लीडर के रूप में एक्ट करना होगा जब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई चल रही हो तब। और वुमन मन में सोचा चलो, और तो मुझे यहाँ पर रेगुलर दिनों में लीडर के रूप में एक्ट नहीं करना है ना, ये इतना भी बुरा नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरा मतलब कि मैं बार बार मना नहीं कर सकता अगर ये लोग इतना ही मुझसे भीख मांगते रहेंगे तो। और वुमन कहता ठीक है चलो, तो मैं वो जगह ले लूंगा। और हमें बताया जाता अभी का इनविंसिबल व्हाइट लोटस बैटेलियन का जो लीडर है वो है वुमन। और इसी के साथ में जो लीडर होता है बोलता ठीक है बहुत अच्छे, और अब तुम ऑफिशियली इनविंसिबल व्हाइट लोटस बैटेलियन के लीडर बन चुके हो। और वाइस लीडर कहता है कि चलो, और मैं आपके काम के साथ में हूँ लीडर। वुमन भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में काम करने को आगे देख रहा हूँ वाइस लीडर। और ये बोलते ठीक है चलो, और आगे हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वुमन कहता है क्या एक और चीज़ है क्या। और ये बोल रही होती कि अभी जस्टिस कोलाइजन और डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के बीच में कुछ लड़ाई हो चुकी थी, और ये जुगे हाउस और सैंडोंग प्रोविडेंस के अंदर हुई थी। और जो लीडर होता है वो बोल रहा था कि जो जुगे हाउस है वो डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट को ब्लेम कर रहा है कि उन लोगों ने लड़ाई शुरू की है, लेकिन डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट जो है वो ये मान रहे हैं कि इस बार जुगे हाउस की ही गलती है। और बहुत बड़ी ये लड़ाई के बाद में दोनों साइड ने एग्री किया कि वो 7 रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और बाद में एक दूसरे से डुएल करके इस लड़ाई का अंत करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाओ और हमारे आयरन ब्लेड हाउस के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ, और वहाँ पर हमारे जो ये 10 स्वॉर्ड का ग्रुप है उनके साथ में जाकर लड़ो। और हमें बताया जाता है कि जो ओरिजिनल इस 10 स्वॉर्ड के जो मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर तो मर गया, और बाद में दूसरे जो 2 लोग थे बेक डूगन और बेक हुन वोन, उन दोनों को जेल में बंद कर दिया गया और बाहर निकाल दिया गया, और बस अब 7 लोग ही बचे। और अभी के लिए तो उन लोगों ने 3 टैलेंटेड वॉरियर को चुन लिया ताकि वो खाली जगह को भर सके। और वुमन मन में सोचा मैं सच में यहाँ पर वापस अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं जस्टिस कोलाइजन में जाऊंगा तो अपने भाई वो कैंग को देख पाऊंगा, और प्लस एक डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के साथ में डुएल करना वो तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और वुमन कहता ठीक है चलो, और कब जाना है। लीडर बोलता है कि अभी 10 दिनों के बाद में, क्या तुम और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नहीं। वुमन बोलता ठीक है, तो मैं तब तैयार हो जाऊंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि अगले दिन वुमन बोल रहा था कि मैंने आज तुम लोगों को इसलिए बुलाया ताकि तुम लोगों को मैं हर एक को एक अलग अलग मार्शल आर्ट दे दूं जो तुम्हें फिट होता हो। और असम, तुम बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारी मसल्स वगैरह लंबी है और साथ में तुम भी लंबे हो, तो तुम्हारे बॉडी शेप जो है वो फाइटिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि तुम तीर वगैरह चलाओ। और जेवा, तुम भले ही सारी चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन तुम अपनी स्पीड और तेज़ी के साथ में एक अच्छे वॉरियर बन सकते हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अलग स्वॉर्ड स्टाइल की फाइटिंग तैयार की। और इसी तरह से वो अलग अलग लोगों को सब दे रहा होता है। और आगे वो बोलता है मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये मार्शल आर्ट की किताब है जो मैंने अपने हाथों से बनाई वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कुछ फाइटिंग स्टाइल में एक्सपीरियंस नहीं पा पाया हूँ, और इसीलिए मैंने अलग अलग किताबों के रेफरेंस से ही इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की सारी चीज़ें कवर करने की, समझ गए। और यहाँ तक कि मैंने मारा से भी थोड़ी मदद ली, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इन बुक्स की जो क्वालिटी है वो एकदम अच्छी है। और कुछ दिनों में मैं जस्टिस कोलाइजन के लिए जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं जब तक यहाँ पर नहीं हूँ तुम अपनी ट्रेनिंग में एब्सेंट मत रहना और पूरे तरह से मेहनत करना, और आखिरकार तुम लोग हमारे फैमिली के इलाइट गार्ड्स हो। तो वो लोग बोलते कि ठीक है, और हम बिल्कुल भी आलसी नहीं होंगे जब आप चले जाओगे, और हम लोग आपके शब्दों को याद रखेंगे, और ठीक है चलो ट्रेनिंग करने जाते। और जब वो लोग चले जाते वुमन बोलता थैंक्स मारा। मारा कहती क्यों। वुमन कहता कि मैं वो सारी मार्शल आर्ट की किताबें इसलिए बना पाया क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, और मैं सच में ये सारी चीज़ें तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। और इसी के साथ में उसके सिर पर हाथ रखता है और वो बोलता है चलो हमेशा और हमेशा सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया। मारा मन में सोचे कि आखिर ये क्या है, और मैं इतनी गर्म क्यों हो रही हूँ, और आखिर ये किस तरह की फीलिंग है। और इसी के साथ में 9 दिन बीत जाते,
और कहीं पर वुमन ट्रेनिंग कर रहा होता है रात को और उसके पिताजी आते कहते कि मेरे बेटे और तुम आज वापस इतनी मेहनत कर रहे हो और क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वुमन बोलता है नहीं पिताजी और बिल्कुल नहीं। उसके पिताजी उसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और वुमन मन में सोचता है कि वो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा चुप हो रहे और मदर काफी ज्यादा इंतजार कर रही थी कि वो कुछ बोले और मेरा मानना यह है कि मुझे भी सेम चीजें करनी चाहिए। और आगे वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और उसके पिताजी बोलते बेटे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। वुमन बोलता है कि पिताजी आप मुझे मिलना है ना, तो इसका मतलब कि आप अभी मुझे किसी चीज को बताने के लिए तैयार हो चुके हो। तो उसके पिताजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ। और ईमानदारी से कहो तो जब वो बेसमेंट में वो जो इंसिडेंट हुआ था और उसके कारण बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और मेरा दिमाग वो अपने आप को ये सब संभाल नहीं पा रहा था। और वुमन बोलता है कि हाँ वो तो है। और इसी के साथ हमारा ये है कि वुमन के पिताजी बोल रहे थे कि अभी इस मुरिम को कंट्रोल करने वाले 3 बिग फोर्स में से कौन है, मतलब कि तीनों बिग फोर्स कौन कौन सी है। तो वुमन बताता कि सबसे पहला है जस्टिस कोलाइजन जिसके अंदर की 9 महान सेक्ट है और 1 महान क्लैन और साथ ही में 7 महान हाउस मतलब कि फैमिलीज। और दूसरा है डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट जो कि एक सापा फैक्शन के अंदर है। और तीसरा है कुछ लुटेरों के ग्रुप जिनको कि ब्लैक बुल गैंग बुलाया जाता है और साथ ही में उनके वो कलर एम्परर के आसपास में इकट्ठा होते हैं और यही 3 ग्रुप है। उसके पिताजी बोलते तो इन 3 फोर्स के सिवा ऐसे कौन से ग्रुप है जो एग्जिस्ट तो करते लेकिन अपने आप को कभी मुरिम की दुनिया में सबके सामने नहीं लाते। वुमन बोलता सबसे पहला हेवनली डीमन कल्ट और दूसरा होगा कि जो ऐसी जगह जिसका नाम प्लेस ऑफ द फिनिक्स है और बाद में ऐसा सेक्ट जिसके अंदर की बस फीमेल ही होती है। तो आगे उसके पिताजी बोलते कि बहुत अच्छे और चलो और अभी जो फोर्स है उसके बारे में ऐसी 2 और फोर्स है जिसके बारे में कि लोग इतना ठीक से जानते नहीं और उनमें से एक था वेस्ट जीरो गेट सेक्ट जो कि 34 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो चुका है और दूसरे का नाम है हेवनली मार्शल आर्ट सेक्ट और मैं उसको बस हेवनली आर्ट सेक्ट बुलाऊंगा। और वुमन बोलता पिताजी और उन दोनों ग्रुप में से आप कौन से ग्रुप के थे। तो उसके पिताजी को वो सारी चीजें याद आ चुकी होती है और वो बोलते कि मेरे पिताजी और तुम्हारे जो दादाजी थे वो लास्ट लीडर थे वेस्ट जीरो गेट सेक्ट के। और जो हमारा वेस्ट जीरो गेट सेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि पहाड़ों के बीच में था और हमारा सेक्ट एकदम परिवार की तरह रहता था और हम लोग खुशी खुशी रहते थे बिना किसी लड़ाई वगैरह के और ना ही किसी तरह के लालच के। वुमन बोलता तो आखिर ये कोलैप्स क्यों हो गया। उसके पिताजी बोलते कि मैं तब बहुत ज्यादा छोटा था और तब मैं बस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड था और अलग अलग ऐसे खेलता रहता था और घूमता रहता था। लेकिन मुझे एक चीज याद है कि वो चीज है कि जिसने हम पर हमला किया था हमारे वेस्ट जीरो गेट सेक्ट पर वो था हेवनली आर्ट सेक्ट। और वुमन मन में सोता हेवनली आर्ट सेक्ट। उसके पिताजी बोलते कि हाँ और दोनों ही वेस्ट जीरो गेट सेक्ट और हेवनली आर्ट सेक्ट ये दोनों मिस्टीरियस ग्रुप थे जिसको कि मुरिम के अंदर कोई जानता भी नहीं था। और ये कारण कि मेरा पूरा बचपन की याददाश्त चली गई ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंसिडेंट इतना खतरनाक हुआ था और इसीलिए दूसरे लोगों को पता भी नहीं कि वेस्ट जीरो गेट सेक्ट पर हेवनली आर्ट सेक्ट ने हमला किया था और डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और मेरे पिताजी माताजी और सिस्टर और साथ ही में मेरे दादाजी और भाई सभी को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया था और उस दिन मेरी दुनिया ही तबाह हो चुकी थी। और तब मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और बाद में मेरी जो मेमोरीज थी वो इतनी ज़्यादा बुरी यादें मैं याद नहीं रख सकता था और इसीलिए अनकॉन्शियसली मैंने अपनी यादों को मिटा दिया। वुमन कहता क्या तो क्या आपने बदला लेना चुना है। तो उसके पिताजी बोलते कि अगर वो दर्द भरी मेमोरीज वापस आ गई जब मैं एक अनाथ के रूप में रहता था तो मैं पक्का पूरी जिंदगी बदला लेने के लिए बिताता लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरी यादें वापस आई तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में पड़ चुका था लेकिन तभी उसके अंत में मैं बस एक ही चीज़ सोच सकता था और वो थे तुम, वो कैन और साथ ही में तुम्हारी माँ। और वो मन में सोचा कि मुझे उसका गुस्सा महसूस हो रहा है लेकिन उसी सेम समय पर मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि वो अपने गुस्से को रोकने की भी कोशिश कर रहा है और मेरा मानना यह है कि वो बस अपने परिवार के लिए ये सब कर रहा है। और उसके पिताजी बोलते हैं कि भले ही जो वेस्ट जीरो गेट सेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दूसरी दुनिया से अलग ही रहता था, उनके मतलब कि साथ में इतना मिलता जुलता नहीं था और इसीलिए मुरिम के अंदर कोई जानता भी नहीं था। लेकिन उनकी जो मार्शल आर्ट की स्किल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन हेवनली आर्ट सेक्ट वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर था हमारे वेस्ट जीरो गेट सेक्ट से भी। और इनफैक्ट जो वहाँ पर 3 लोग थे उनको 3 हेवनली आर्ट सेक्ट के किंग कहा जाता था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा जैसे इनविंसिबल थे और वेल नहीं। और भले वो कितने भी ज़्यादा ताकतवर थे लेकिन मैं उनसे खुद से बदला लेना तो चाहता था लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि मुझे अपने परिवार की ज़्यादा चिंता हो रही थी। वुमन बोलता है लेकिन आपको इसके बारे में नाना जी को बताना चाहिए नहीं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि असल में मैंने भी इसके बारे में सोचा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे जो पिताजी थे और साथ ही में दादाजी उनका मार्शल आर्ट मेरे जो ससुर जी है मतलब कि वुमन के नाना जी पाम एम्परर उनसे कुछ ज़्यादा कमज़ोर होगा। वुमन कहता क्या हेवनली आर्ट सेक्ट इतना ज़्यादा ताकतवर है। उसके पिताजी बोलते कि हाँ और ये बस एक थोड़ा बहुत रफ आइडिया है लेकिन इस तरह से मुझे मेरा मानना है कि वो इतने ताकतवर है। और लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम बस ये सारे मुश्किलों से ऐसे ही नहीं निकल सकते भले तुम्हारे नंबर ज़्यादा हो। और मुझे पता है कि जो मेरे ससुर जी है उनका मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है लेकिन मेरा मानना ये है कि वो उनके लिए भी मुश्किल होगा कि वो अपने परिवार की रक्षा और उन पर हमला एक साथ में सेम समय पर कर पाएंगे।
और वुमन बोलता है ऐसी बात है। और उसके पिताजी बोलते मैं तुम्हें बस इस केस में बोल रहा हूँ कि लेकिन तुम उनसे बदला लेने के बारे में सोचना भी मत। और मेरा मानना यह है कि तुम उनको मुरिम में वापस कभी नहीं देखोगे, क्योंकि अपने आप को उन्होंने पिछले 34 साल के उस इंसिडेंट के बाद में कभी नहीं दिखाया। और मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें ये चीजें बता दूं, क्योंकि मैं हमेशा तो अपने परिवार से ये सारी चीजें छुपा के नहीं रख सकता था, और मेरा परिवार ही तो है इस पूरी जिंदगी में जो मेरे पास में बचा है। वुमन बोलता है कि ठीक है पिताजी। और वुमन मन में सोचता है कि अगर ये उस मिस्टीरियस ग्रुप में से एक है तो मेरा शक ये हो रहा है कि जो वो मोहन था वही उसमें से होगा, क्योंकि इनके नाम के बीच में जो अक्षर है वो भी सेम है, और मतलब कि कोरियन भाषा में सेम है, इधर इंग्लिश वगैरह में नहीं है। वुमन सोचता है कि अगर अगर मैं अपने पिताजी का वो बदला उनकी जगह पर ले पाऊं तो। और इसी के साथ में उसके पिताजी बोलते चलो, और अब जब हम इसके बारे में बात ही करें तो मैं तुम्हें हमारे वेस्ट जीरो गेट सेक्ट का मार्शल आर्ट सिखाना चाहता हूँ, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। वुमन बोलता है बिल्कुल, मैं भी वो सीखना चाहता हूँ, और प्लीज पिताजी मुझे वो स्किल्स सिखाइए। तो उसके पिताजी कहते ठीक है चलो, और तुम बहुत ज्यादा समझदार हो तो मुझे लगता है कि ये मैं अगर तुम्हें बस एक बार भी दिखाऊंगा ना तो भी ये सारी चीजें तुम सीख जाओगे। और वेस्ट जीरो गेट सेक्ट, उसके पास में बहुत सारी मार्शल आर्ट की स्किल्स तो थी, लेकिन दूसरी स्किल्स के बीच में जो हमारे वुमन के पिताजी थे उनको सिखाया गया था, उसमें 3 फॉरबिडन टेक्निक थी वेस्ट जीरो गेट की। और उसमें ब्रेथिंग ऑफ क्लाउड, और बाद में ट्रांसेंडेंट स्वॉर्ड स्टाइल, और फ्लॉलेस फिंगर। और ये भले ही ये अच्छी बात है कि जो ये वुमन के पिताजी थे उसकी वो बचपन की यादें भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उसकी सारी यादें उसके पास में होती लेकिन उसने कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की थी तो वो सारी चीजें भूल चुका होता। लेकिन जैसे ही उसको वापस अपनी यादें आई तो वो सक्सेसफुली सारे मार्शल आर्ट को याद कर पाया जो कि उसने बचपन में सीखा था, जैसे कि उसने कल ही सीखा हो। और उसके पिताजी एक तलवार की टेक्निक सिखाते और बोलते कि जो स्वॉर्ड डांसर ऑफ द रेड ड्रैगन, और ये सबसे पहली स्किल है हमारे ट्रांसेंडेंटल स्वॉर्ड स्टाइल की। और वुमन बोलता कि पिताजी ये तो अमेजिंग था। और उसके पिताजी बोलते बेटे अब तुम ये ट्राई करो। वुमन बोलता ठीक है, और इसी के साथ में वुमन भी वो ट्राई कर रहा था, और मन में सोचा कि उसी के डेमोन्स्ट्रेशन की ही तरह जो तलवार है वो अलग अलग कलर दिखाती, और वुमन मन में सोचा कि मैं अपनी चीज ताकत का इस्तेमाल करूँ उस तलवार के अंदर, और रेड ऑरेंज व्हाइट और इसी तरह से अलग अलग। और जो ट्रांसेंडेंट स्वॉर्ड स्टाइल है ये एक ऐसा स्टाइल है जो कि बस ऐसे ही ची के मतलब कि भरी हुई तलवार ही नहीं बनाता, लेकिन असल में ये ऐसे फ्लेम्स ऊपर की तरफ फेंकता है जैसे कि सेम अमाउंट की ताकत जो कि उस तलवार में होती है, और ये बहुत ही ज्यादा डैमेज कर सकता है जो कि बस ऐसे ची वाली तलवार से नहीं हो सकती। और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ऊपर एक ड्रैगन ही जा रहा हो। और वुमन के पिताजी वो देखते हुए मन में सोचते कि वो है मेरा बेटा। और मेरी डेमोन्स्ट्रेशन इतनी भी खास नहीं थी, लेकिन उसने जो अपने वो स्वॉर्ड स्टाइल दिखाया वो एकदम परफेक्ट है जैसा कि मैंने अपने बचपन में देखा था। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने ही पिताजी को वापस देख रहा हूँ। और वो रो रहा होता है, और वुमन देखते कहता है पिताजी आखिर क्या हुआ। उसके पिताजी कहते नहीं नहीं मेरी आंख में कुछ घुस गया था, और चलो इतना काफी है इस स्वॉर्ड स्टाइल के लिए, और चलो अब मैं तुम्हें फ्लॉलेस फिंगर की टेक्निक सिखाता हूँ। वुमन बोलता ठीक है, और इसी के साथ में वो एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, और उसकी उंगलियों से ची वगैरह निकलती है और वो पत्थर पर टकराती है। उसके पिताजी बोलते बहुत अच्छे, और सच में ये खुशकिस्मत है कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। वुमन बोलता बिल्कुल, और आखिर मैं किसका बेटा हूँ और तुम्हारा ही तो। और उसके पिताजी भी बोलते कि हाँ हाँ। और वुमन मन में सोचा आखिर कितना समय हो चुका है जब मैंने उसको इस तरह से हंसते हुए देखा। और तभी वहां पर कोई आते हुए कहता कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो एल्डर है वो तुम्हें ढूंढ रहे। वुमन बोलता है क्या, और इस इतनी देर से, और आखिर क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कहीं पर वुमन जाता है और एक बंदा बोलता है तो आप आ गए वुमन, और वेलकम। और वुमन बोलता है आखिर आप इतनी रात को सोने की जगह पर ये सब क्या कर रहे हो। तो एक एल्डर बोलता है कि जस्टिस कॉलेजन पर जाने की जगह पर हमारे पास में एक और इम्पोर्टेंट मैटर है तुम्हारे साथ में बात करने के लिए। और वो लोग बोलते हैं कि जैसा तुम्हें पता है, और हमारा आयरन ब्लेड हाउस वो दूसरे घरों से अलग है, और हम लोग हमेशा बाहर की तरफ खुले में रहते हैं, और इसीलिए हमारे परिवार का मोटो है कि हम वैगाबॉन्ड्स की तरह ही जिएंगे। लेकिन हमारा जो फैमिली मोटो है वो बहुत ही बदल चुका है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा आराम की जिंदगी जीने लगे पिछले कुछ 20 सालों से। इसी के साथ हमको एक एल्डर बोल रहा होता है कि जैसा आपको पता है वुमन और हमारा आयरन ब्लेड हाउस वो दूसरे सभी घरों से अलग है, और हम लोग खुले में रहना पसंद करते हैं, और हमारे परिवार का मोटो है कि हम हमेशा वैगबॉन्ड्स की तरह रहते हैं। वैगबॉन्ड मतलब कि आवारा, जो कि इधर उधर भटकते रहते हैं, जो कि वुमन के नाना जी है ही पाम एम्परर। और इसी के साथ में एक दूसरी एल्डर बोलती है लेकिन हमारा फैमिली मोटो बदल चुका है, क्योंकि हम पिछले 20 सालों से बहुत ही ज्यादा आराम की जिंदगी जी रहे। और इसीलिए एक बंदा बोलता है कि इसीलिए जो हमारे साथ में जो बच्चे हैं और जो कि तुम्हारे साथ में इस ट्रिप पर आने वाले उन पर भी ये अप्लाई होता है, और उनके पास में ऐसी कोई बाहर की जिंदगी जीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आखिर जब उनके पास में पैसों की कमी हो तो कैसे ट्रेवल करना चाहिए वो भी। और आगे वो बुढ़ा आदमी बोल रहा था कि एक दिन इन बच्चों को इस बुरी दुनिया में बाहर जाना पड़ेगा, और बाद में वो ऐसे सिचुएशन में भी आएंगे जब उनके पास में कोई रास्ता नहीं होगा बिना पैसों के जीने के, और ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि उन लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस पहले मिल जाए। वुमन बोलता तो अभी तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं इन सारे बिना एक्सपीरियंस वाले नए नए लोगों को अपने साथ में ले जाऊं अपनी ट्रिप पर, और उनको बाहर की जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस दूं नॉर्मल जिंदगी का, और तुम सीरियस तो नहीं हो नहीं। तो वो सभी लोग इधर उधर नजरें फेरने लगते, और वुमन बोलता ये बच्चे ये अपनी पूरी जिंदगी ऐसी जगह पर ही रहे और बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे, और तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी से मेरे साथ में चलेंगे, और अगर तुम उनको बोलोगे कि जाओ और बिना किसी सपोर्ट के एक नॉर्मल जिंदगी जियो,
और मैं जस्टिस कॉलेज में नहीं जा रहा और मैं तो बस यहीं पर रहूंगा और मेरी मार्शल आर्ट की स्किल को प्रैक्टिस करूंगा। एक एल्डर बोलता है कि हमें भी तुमसे ये पूछते हुए शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी, और तुमने ऑलरेडी हमारे घर के लिए कितना कुछ कर दिया और इसलिए हम और ज्यादा तुमसे कुछ काम करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी के हमारे घर के सिचुएशन देखो और चीजें वुमन इतनी भी अच्छी नहीं और प्लीज थोड़ी दया दिखाओ। वुमन बोलता तो क्या तुम एल्डर से उनका अपने साथ में नहीं ले जा सकते वो सारी नॉर्मल जिंदगी दिखाने के लिए ट्रिप पर, और आखिर तुम मुझे ये सब क्यों करवा रहे हो? तो वो एल्डर बोलता है कि जैसा तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम इस घर के बच्चों के लिए एक आइडल जैसे हो, और इसीलिए क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर वो सभी लोग तुम्हें कितना फॉलो करना चाहते हैं ट्रिप पर? दूसरी एल्डर भी बोलते कि हाँ, और वो लोग अगर तुम्हारे साथ में होगे तो सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे, और प्लीज तुम ही अकेले हो जो कि इसके लिए एकदम बराबर रहोगे। वुमन मन में सोचा अरे यार, और जब मार्शल आर्ट के इंस्ट्रक्टर थे वो मुझे बोला करते थे कि मिलिट्री के अंदर वो हमेशा सबसे ज्यादा जो छोटे मोटे काम होते हैं वो एकदम लो रैंक के सोल्जर को देते, और ये बेसिकली वो लोग मुझे यही करने को बोल रहे। और एक एल्डर बोल रहा था कि वुमन हम तुमसे भीख मांगते हैं, दूसरा भी बोलता है कि हाँ तुम हमारे आयरन ब्लेड हाउस की आखिरी उम्मीद हो, और एक और एल्डर बोलते कि आखिर हम जैसे बुढ़े लोग इसके बारे में क्या ही कर सकते। वुमन बोलता ठीक है चलो मैं एक बार ट्राई करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत सारे कंपनसेशन चाहिए, और कैसा रहेगा कि 1000 न्यांग। तो वो लोग कहते ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सारा पैसा हमारे बच्चों को तुम्हारे जैसे इलाइट से ट्रेन करवाने के लिए कोई छोटी बात थोड़ी, इतना पैसा तो हम दे ही सकते हैं। वुमन बोलता है ठीक है चलो, तो मुझे अभी जाकर सोचना पड़ेगा कि मैं बच्चों को कैसे ट्रेन करूं और इस ट्रिप पर। और वो लोग कहते ठीक है ठीक है, और इसी के साथ में हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में वुमन के पिताजी और मम्मी बोल रहा था कि बैठे और ध्यान से, और उसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ, और सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी रहनी चाहिए तुम्हारी हमेशा, और प्लीज तुम भी सुरक्षित रहना मारा। वुमन बोलता है ठीक है चिंता मत करो, और सियोन बोलते कि ब्रदर और ये भूलना मत मेरे बारे में जब तुम ट्रिप पर हो, ठीक है ना? और वुमन बोलता है आखिर ये क्या है? और सियोन उसको कोई बैग दे रही होती है और बोलते कि मैंने सुना कि जो एक आदमी का गर्व होता है वो उसके बहुत ही ज्यादा भरे हुए वॉलेट से आता है, मतलब कि पैसों से। और आगे वो बोलते कि ये वो प्रॉफिट है जो कि हमारे उस मर्चेंट ग्रुप से मिला है, और ये कोई बड़ी डील नहीं है क्योंकि जो हमारा आधा व्यापारी ग्रुप है वो तुम्हारे नाम पर है। वुमन बोलता हो थैंक यू सिस्टर, और तुम हमेशा बेस्ट हो। सियोन बोलते थैंक यू, और इसी के साथ में वुमन बोलता तो अब मैं जा रहा हूँ। और वुमन की जो जर्नी थी वो शुरू हो चुकी थी जस्टिस कोलाजन के वहां पर, और उसके 10 स्वॉर्ड के 9 मेंबर्स उसके साथ में थे। और इसी के साथ में सबसे पहली रात का हम सीन देखते जहां पर कि कोई बोलता चलो, और हम लोग फाइनली एक इन तक पहुंच चुके हैं। और एक बंदा कहता है सेकंड कजन, और कैसा रहेगा कि हम लोग आज की रात इस इन के अंदर बिताए। और वुमन मन में सोचा आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे अभी भी कोई अलग कारण नहीं मिला कि मैं उनको एक नॉर्मल जिंदगी, मतलब कि छोटी जिंदगी, बाहर रहने वाली जिंदगी का एक्सपीरियंस कराऊं, और तो मैं आखिर उनको बाहर में सोने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। और चलो कुछ नहीं, और अभी के लिए तो इनके अंदर रहने ज्यादा बेहतर है, चलो आज रात के लिए यहीं पर रुक जाते। वुमन बोलता ठीक है चलो, और हम लोग आज रात के लिए यहीं रुकेंगे। और एक हरे बाल वाली लड़की बोलती ठीक है चलो, और फाइनली हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं और चलो कुछ खाना खाने चलते। और कोई बोलता है मैं सबसे पहले नहाने जा रहा हूँ। वुमन बोलता मारा, और तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और तभी हम देखते कि मारा पीछे से प्रकट हो जाती है और बोलती ठीक है। एक बंदा कहता है वाह, और मिस फ्लावर विथ नो स्माइल, और मैंने उसकी प्रेजेंस को फील ही नहीं किया। और मतलब कि उन लोगों ने मारा का नाम रखा होता है कि बिना मुस्कुराने वाला फूल, फ्लावर विथ नो स्माइल। और वो लोग कहते हैं कि हमें खुशी है कि तुम भी हमारे साथ में हो। और एक वो हरे बाल वाली लड़की बोलती है कि हाँ, और भले ही हमारे सेकंड कजन वुमन कहीं पर भी जाए, लेकिन मिस मारा कभी भी उसको मिस नहीं करती है, नहीं, और उसके साथ में रहती है। और वो लोग पक्का एक कपल से, नहीं। और तभी कोई बोलता नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, और वो लोग लव ट्रायंगल में अभी, क्योंकि जो अभी वो व्यापारी ग्रुप की जो लीडर है सियोन, और वो भी हमारे वुमन के साथ में बहुत ही ज्यादा करीबी रिलेशनशिप में है। और दूसरे लोग कहते ओ लव ट्रायंगल, और वुमन जोर से चिल्लाता है क्या लव ट्रायंगल, और बकवास करना बंद करो और तुम लोग अपने रूम में जाकर सो जाओ। एक लड़की कहती है देखो देखो उसका चेहरा शर्मा रहा है, दूसरी लड़की भी बोलती है कि हाँ कितना क्यूट। और वुमन बोलता चलो मारा, और हम भी अपने रूम में चलते। मारा बोलते लेकिन वुमन, और आखिर ये बिना स्माइल वाला फूल कौन है? वुमन बोलता आखिर ये और कौन हो सकता है, ये तुम हो मारा, और लोग तुम्हें यही बुलाते हैं। मारा बोलते ऐसी बात है। और आगे वो बोलते तो आखिर ये लव ट्रायंगल क्या है? तो वुमन बोलता है वो तो बस एक मजाक है, और उसके ऊपर कुछ ज्यादा अटेंशन मत दो। मारा बोलते ठीक है। और वुमन मन में सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं मारा और सियोन के बीच में लव ट्रायंगल में, राइट। और इसके बारे में सोचने से ही, और वो आगे सोचता है 1 मिनट, और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जो सियोन है वो अभी बहुत ही ज्यादा मेरे सामने चार्मिंग दिखने की कोशिश कर रही है, और उसका मेरे सामने जो एटीट्यूड है वो भी बहुत बदल चुका। और क्या होगा कि अगर हम लोग सच में लव ट्रायंगल में हुए तो? और आखिर मैं इन दोनों के बीच में से किसको चुनूंगा? और तुम लोग होते तो किसको चुनता? मैं तो मारा को चुनता। और वुमन बोलता है कि छोड़ो यार, और आखिर मैं ये सब क्या ही सोच रहा हूँ, और संग वुमन, और इसके बारे में तुम सोचना ही मत। और इसी के साथ में कुछ दिन निकल जाते और हम लिन यिंग काउंटी के अंदर का सीन देखते, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है सेकंड कजन, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, और क्या तुम मेरी बात सुनोगे? वुमन बोलता क्या? तो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में हॉस्टेस बार में चलोगे? और चिंता मत करो, वहां पर कोई वेश्या वगैरह नहीं है, ये बस नॉर्मल बार है,
और वुमन बोलता है कि आज की रात मुझे ट्रेन करना है, और जो दिन मैंने मिस कर दिया ट्रेनिंग के और मैं दूसरे किसी बहनों को नहीं बोलूंगा तो तुम जाओ सीक्रेटली। तो वो बंदा बोलता है ठीक है सर, और परमिशन के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ में वो हम देखते हैं कि रात को वुमन कहीं पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है मारा के साथ में, और वो बोलता है हाँ, और लगता है कि कुछ कहीं पर हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। और मारा भी बोलते कि हाँ, और इसी के साथ में वो दोनों कहीं पर जाने लगते। और जब दोनों ही भागते हुए जा रहे होते तो एक लड़की आते हुए बोलती सेकंड कजन, और एक प्रॉब्लम हो चुकी है और हमारे जो ब्रदर्स है वो एक लड़ाई में पड़ चुके हैं। वुमन बोलता है कहाँ पर, मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वो लड़की कहती मुझे फॉलो करो। और वुमन मन में सोचता है लेकिन आखिर ये बेक यो को इसके बारे में कैसे पता है यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और एक बंदा बोलता है कि अगर तुम किसी से लड़ाई करने ही वाले थे तो तुम्हें इतना समझदार होना चाहिए था कि तुम अपने लेवल के किसी दुश्मन को चुनते। और जो होंग मई है वो मेरी बीवी बनने वाली भविष्य में, और तुम्हारी हिम्मत कैसी बास्टर्ड्स की कि तुम उसको उसके साथ में एक टेबल पर बैठने की कोशिश करो। और वहां पर हम देखते हैं कि एक थोड़ी सी बदसूरत सी लड़की खड़ी होती और एक बंदा बोलता है तुम बास्टर्ड। और होंग मई ने कहा है कि वो तुम्हें जानती भी नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो तुम्हारी बीवी बनने वाली ऐसा बोलने की। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ, और अगर तुम अभी अंत तक ऐसे रेजिस्ट करने वाले हो तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और जब वो तलवार चलाने वाला होता है तभी वुमन बीच में आता और कहता वहीं पर रुक जाओ। और सामने वाला इंसान कहता आखिर तुम कौन हो। तो पीछे वाले लोग कहते हैं सेकंड कजन। वुमन बोलता है कि चलो, और बीच में पड़ने के लिए तो माफी चाहता हूँ लेकिन ये सभी लोग मेरे भतीजे हैं और मैं सच में मुझे देखना पसंद नहीं कि वो किसी से मार खाए। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि ये बंदा ये सच में दूसरे लोगों से तो काफी ज्यादा अलग है। और वो लोग कहते हैं सॉरी सेकंड कजन। वुमन बोलता है कि ठीक है चलो, और तुम्हारी जो सिचुएशन है वो मुझे जल्दी से एक्सप्लेन करो और ये किसकी गलती है। तो एक वो बंदा बोलता है कि हम लोग यहाँ पर ये जो गाना गाने वाली इसके साथ में मजाक कर रहे थे और ये इंसान अचानक से अंदर आ गया और उसने कहा कि जो ये गाना गाने वाली है और नाचने वाली जिसका नाम होंग मई है और वो उसकी बीवी बनेगी भविष्य में, लेकिन उस औरत होंग मई ने कहा कि वो इस आदमी को जानती भी नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी। हेलो दोस्तों, और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वो एक बंदा होता है वो बता रहा होता है कि हम लोग इस डांसर के साथ में मजा कर रहे थे और तभी ये इंसान यहाँ पर आया और उसने कहा कि ये जो डांसर है जिसका नाम होंग मई है और वो उसकी भविष्य में होने वाली बीवी है, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो इस आदमी को जानती भी नहीं है। वुमन बोलता है कि तुम वही औरत हो ना जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, और क्या मेरे जो जितने भी भतीजे वो सच बोल रहे। तो वो औरत बोलती है कि हाँ वो लोग करेक्ट बोल रहे हैं और मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। वुमन मन में सोचता है कि उसकी आंखें और आवाज थोड़ी सी कांप रही है और आखिर इस सब के पीछे किस तरह की कहानी है। और सामने वाला इंसान कहता है कि अभी बकवास करना बंद करो और तुम लोग बहुत दिमाग खराब कर रहे हो, और अगर तुम यहाँ पर अपने इन छोटे मोटे भतीजों को बचाने के लिए आए हो जिनको कि अभी यहाँ पर हॉस्टेस बार में खेलते हुए मार पड़ी है तो तुम्हें यहाँ पर सीधे मुझे मारने के लिए नहीं आना चाहिए। और वो दूसरे लोग कहते हैं ओए बास्टर्ड। और वुमन बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम उन लोगों से कुछ ज्यादा अलग हो जो कि किसी औरत के पीछे पड़े रहते हो पैथेटिक, और तुम क्या मुझसे लड़ना चाहोगे। तो सामने वाला बंदा कहता ठीक है चलो, और मैं ये पक्का करूंगा कि तुमने जो बोला उसके लिए तुम पछताओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ऐसा बोलते हुए वो वुमन की तरफ आता है और एक हमला करता है और वो बोलता है कि वो, और लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो नहीं, और ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है तब तो मुझे भी अभी इधर उधर खेलना नहीं चाहिए राइट। और इसी के साथ में उसकी तलवार में भी ओरा आने लगता है और वो वुमन की तरफ एक हमला करता है। और वुमन मन में सोचता है आखिर ये किस तरह की अजीब सी तलवार है, और ना ही उसके पास में तेज अटैक की स्टाइल है, लेकिन साथ ही में उसके जो स्वॉर्ड स्टाइल है उसके अंदर काफी ज्यादा अजीब सी एबिलिटी भी छुपी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और बोलता है विंड फ्यूरी और एक हमला करता है। सामने वाला बंदा उसको डॉज करते हुए सोचता है अरे यार, और वुमन बोलता है चलो वापस यही खाओ और विंड फ्यूरी। तो सामने वाला बंदा बोलता है ओह, और सेम स्किल 2 बार लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, और लगता है कि तुम्हारे पास जितनी भी स्किल्स थी सारे दिखा दिया और वापस वो स्किल यूज करने की ट्राई करो, और भले ये स्किल कितनी भी महान हो लेकिन इस बार मैं उसमें फंसने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ में वुमन मन में सोचता है कि वो मेरे जाल में फंस गया, और इसी के साथ में वो सोचता है विंड फ्यूरी स्टॉर्म, और वो कुछ हमले करता है और उसकी तलवार से जो चीज होती है वो बाहर निकल कर उस बंदे की तरफ जाने लगती है। और वो बंदा बोलता क्या, और तुम्हारे पास में और भी ज्यादा स्किल्स थी। और वो मन में सोचता है कि मुझे इसको किसी भी कीमत पर ब्लॉक करना होगा, और एक 1000 ब्लास्ट ऑफ डीमन ब्लेड, और इसी के साथ में बहुत सारे हमले होते। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि सामने वाला जो बंदा होता है वो अपने घुटने पर बैठा होता है और कहता है तुम बच्चे, और ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वुमन बोलता है तो क्या अब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। तो तभी वो लड़कियां तो कहते रुक जाओ, और आखिर तुम्हें इतना ज्यादा भी इसके साथ में बुरा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि होंग मई, और वुमन बोलता है जैसी मुझे उम्मीद थी, और चलो तो अभी के लिए यहीं पर रुक जाते। होंग मई बोलते तुम ठीक तो हो ना, और क्या तुम्हें कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा क्योंकि तुम इस तरह से गले लगा कर बैठी हो, और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस तरह से ट्रीट करोगे तो मैं पहले थोड़ी मार खा लेता। इसी के साथ में वो सामने वाली औरत बोलती कि तुम बेवकूफ, और आखिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार आए जा रहे हो जब मैंने तुम्हें आने का मना किया था, और मैं तो बस एक बदसूरत कर्टेशियन। और तभी वो सामने वाला बंदा कहता लेकिन हम लोग एकदम परफेक्ट फिट करते हैं एक दूसरे के लिए, और मेरे जैसे किसी बेवकूफ के लिए तुम्हारे जैसे ही कोई एकदम समझदार और गर्म दिल वाले इंसान चाहिए।
और एक औरत जिसकी की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आवाज हो तुम्हारे जैसी। तो पीछे वो मारा होती है, वो बोलते ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। वुमन बोलता है कि नहीं ये अजीब नहीं है और मुझे भी सेम लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिंजी लाइन है। और दूसरे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं आखिर ये क्या चल रहा है और क्या ये दोनों रिलेशनशिप में थे। वुमन बोलता है क्या तुम लोग अभी थोड़े बहुत बेहतर हो और क्या अब हमें चलना चाहिए। तो पीछे वाला एक बंदा बोलता है सॉरी सेकंड कजन। और सामने वाला इंसान कहता है रुको, और मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ और मेरा नाम ग्यूम रॉक है और मैं डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट से हूँ। तो सामने वाला इंसान कहता है क्या, और वो डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के लीडर का तीसरा बेटा है और द ड्रंकन स्वॉर्ड ऑफ फॉलन मून और सो गम रॉक। और इसी के साथ में वुमन बोलता मेरा नाम संग वुमन है और मैं आयरन ब्लेड हाउस का संग वुमन हूँ। सामने वाला बंदा कहता ठीक है सर, और क्या आप प्लीज मुझ पर एक एहसान कर सकते हो और प्लीज मुझे 500 न्यांग दे दीजिए। वुमन बोलता है हाँ क्या, लेकिन तुमने अभी कुछ सेकंड पहले तो मुझे गालियां दी थी नहीं। तो वो कहता लेकिन यही तो जिंदगी इसके बारे में ही तो नहीं है और प्लीज मेरी मदद करो यार, और अगर तुम मुझे बस 500 न्यांग दे दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उससे ज्यादा तुम्हें वापस दूंगा जो तुम मुझे दे रहे हो। वुमन बोलता हो और लगता है कि ये वो पैसा जो कि मिस होंग मेई को यहाँ पर इस बार से छुड़वाने के लिए चाहिए। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जब मेरे परिवार को पता चला कि ये फैक्ट कि मैं इसको खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ हॉस्टेस बार से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे एक भी रुपया नहीं देंगे। वो मन में सोचता है 500 न्यांग, ये ऐसा इतना ही पैसा है जो कि मुझे अपने घर से मिला और ये परफेक्ट है। और सच में कोई मुझे बहाना नहीं मिल रहा था कि हम लोग खुले में रहने के लिए क्या बोले, लेकिन चलो फाइनली मिल गया। और वुमन बोलता ठीक है लेकिन पक्का करना कि तुम बाद में किसी भी तरीके से मुझे वापस पैसे दे दो, समझे। और वो पीछे वाला बंदा कहता ओ आपकी दया और मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। वुमन बोलता है ऑफकोर्स तुम्हें मुझे वापस देना ही होगा ये पैसा, और चलो गाइस चलते हैं। तो सामने वाला बंदा मन में सोच रहा था कि मैं एक छोटे तालाब की बड़ी मछली था और हे भगवान मुझे पता नहीं था कि उसके जितना भी एक ताकतवर इंसान होगा यहाँ पर, और आयरन ब्लेड हाउस, और उन लोगों के पास में अभी भी ऐसी काबिलियत है कि वो पाम एम्परर जैसे वॉरियर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो मन बोल रहा था कि हमें अब से थोड़े बहुत पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हम लोग अब से कुछ समय तक बस नूडल्स ही खाने वाले हैं। तो वो लोग कहते क्यों आखिर क्यों, और आखिर अब हमारे पास में कितना पैसा बचा ये मत बोलना कि। वो मन बोलता है कि हाँ मेरे पास में अभी 1-2 न्यांग ही बचे मेरी पॉकेट में, और मैंने जितने भी 500 न्यांग थे जो हमें परिवार से मिले थे वो यहाँ पर उस ग्यूम रॉक को दे दिए। और वो लोग कहते यार ये तो कुछ ज्यादा ही, और आखिर हम लोग अभी ये बचे हुए पैसों का क्या ही करेंगे जब हमारे पास में इतने सारे लोग हैं। और वुमन मन में सोचता है कि वेल मेरे पास में 300 न्यांग और है जो कि सिस्टर सियोन ने दिया है, लेकिन मैं उनको ये कभी नहीं बताने वाला। और वुमन बोलता है कि हम एक फैक्शन से और इसीलिए हमें एटलीस्ट थोड़ी बहुत बातचीत तो करनी पड़ेगी नहीं, और भावताल। और प्लस उस सामने वाले बंदे ने कहा था कि वो मुझे जितना मैंने पैसा दिया उससे 2 गुना वापस देगा। तो वो लोग कहते तो आखिर हम लोग अभी की प्रॉब्लम का क्या करेंगे। वुमन बोलता है कि ओए तुम लोग अभी कुछ ज्यादा ही मेरे पर क्रूर मत बनो, और मेरे पास में थोड़ा बहुत आइडिया है और इसीलिए सब कुछ निपटा लेंगे। और तुम लोगों को नहीं लगता है कि ये कैंप बाहर की तरफ सोना और थोड़ा बहुत रोमांटिक होगा। और यहाँ तक कि हमारे घर के जो फाउंडर थे मास्टर बैकसेन जो कि अनडिफेटेबल आयरन ब्लेड थे, और साथ ही में वो भी इसी तरह से एक आवारा मतलब कि वैगेबॉन्ड वो बाहर ही रहा करते थे उसी की तरफ। एक लड़की बोलती कि तुम बस बात ही करते हो। वुमन बोलता है कि वेल ये तो कुछ ना करने से तो ज्यादा बेहतर नहीं। और वो लड़की कहती क्या तुम सीरियस हो। वुमन बोलता ठीक है चलो, और तुम में से आधे लोग यहाँ पर रहकर आग जलाएंगे और आधे लोग जाओ शिकार करने। और कोई बोलता ओ कम ऑन यार, और मारा कहती कि मैं अकेले जाऊंगी। और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा था कि 5 मछलियाँ और 8 खरगोश और साथ ही में 19 बर्ड्स, और दूसरे लोग बोल रहे थे कि वाह। और हम सभी लोगों ने जो कंबाइन किया है वो लोग बस 5 मछली और 8 खरगोश ही ला पाए, लेकिन मिस फ्लावर विथ नो स्माइल मतलब कि मारा ने 19 बर्ड अकेले ही ला लिए। वुमन बोलता कि वाह मारा हमेशा की तरह ग्रेट है, और चलो तो मैं कुकिंग करूंगा। और इसी के साथ में वो लोग आग पर वो सब पका रहे होते। इसी के साथ में हम देखते हैं कोई बोल रहा था कि वाह ये अमेजिंग है। वुमन बोलता नहीं, और ये कितना रोमांटिक है नहीं, और मैंने अपना सारा पैसा ग्यूम रॉक को दे दिया ताकि तुम लोगों को ये सारी नेचर की ब्यूटी दिखा पाऊँ, और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था ना। तो एक लड़की बोलती कम ऑन यार तुम ऐसे बात कर रहे हो और तुम सीरियस तो नहीं हो ना। और वुमन ऐसे हंस रहा होता है, और वो हरे बाल वाली लड़की मन में सोचती कि ये वो इंसान है जिसने की आसानी से ब्रदर बैक हुन वोन को क्रश कर दिया था, और मैं हमेशा से उससे नफरत करती थी। लेकिन वेल जिस तरह से मैं अभी उसको देख रही हूँ तो वो इतना भी बुरा नहीं है, और शायद वो कोई अच्छा इंसान भी हो सकता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि अगला दिन जब वो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं और वुमन बोलता अरे नहीं, और लगता है कि हमारे पास में कुछ बिन बुलाए मेहमान वापस आ गए। और एक बंदा बोलता है लगता है कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा नंबर में, और मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर इस इलाके में इतने सारे लुटेरे क्यों। वुमन बोलता है कि इससे मैं सच में थक रहा यार, और आखिर हम लोग ऑलरेडी कितनी बार इन लुटेरों से मिल चुके हैं। एक बंदा कहता सेकंड कजन, और इस ग्रुप के साइज को देखते हुए तुम्हें नहीं लगता है कि ये इनका कोई माउंटेन के अंदर कोई कैबिन भी होगा, और साथ ही में यहाँ पर बाहर की तरफ कैंप करना कितना थकाने वाला है, तो कैसा रहेगा कि हम उनकी जगह पर एक रात गुजारे आराम से। वुमन कहता क्या, और दूसरे सभी लोग भी कहते कि हाँ ये अच्छा आइडिया, और सेकंड कजन चलो ये करते हैं। वुमन मन में सोचा कि हाँ, और हर एक दिन बाहर कैंप करना तो हार्ड है, और वो बोलता ठीक है चलो यही करते हैं। और सामने कुछ लोग आते हुए कहते हाँ, और इस पहाड़ के जो शेर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और तुम छोटे बास्टार्ड्स,
और दूसरे सभी लोग जो वुमन की टीम वाले थे, वुमन बोलता है चलो जोंग और उनको पकड़ो, और वो बंदा कहता है यस सर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।